हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बढ़िया। जो भी लोग जुड़ चुके हैं, हाँ बिल्कुल 4-5, ठीक है, जितने लोग जुड़ गए हैं बहुत बढ़िया बेटा। फटाफट से एक बार क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी सब लोग कनेक्ट कर जाएं और उसके बाद में सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल फटाफट से शेयर कर दीजिए बेटा। तो यहां पर बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतने सारे दिल एक साथ आ रहे हैं, कौन लाइक कर रहा है भाई इतने सारे? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिल्कुल बेटा लाइक करो और वीडियो को वो थम थम वाला वो भी लाइक करो। हाँ बढ़िया, फायदा हो रहा है ना। अभी एग्जाम बेटा बहुत दूर है, टेंशन मत लो। एग्जाम तक आपके मैं उंगलियों पे सारा कंप्यूटर कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, है ना। हाँ रितु जी गुड इवनिंग। ऐसे ही देखो क्या है कि आप कंटिन्यू रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप रेगुलर रहेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है बेटा। और अभी आपको कंप्यूटर टफ लग रहा हो, कोई इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी आप थोड़े दिन रुको, जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको आगे के क्वेश्चन जो है वो करवाऊंगा। और हर तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे और बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप रेगुलर रहे तो। रेगुलर नहीं रहेंगे तो फिर देखिए कुछ नहीं कर सकते अपन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें बेटा। बहुत बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलो बेटा, तो पहला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। फटाफट से बताइए। द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म विच दे आर फेज्ड, डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और में संग्रहित किया गया है, जिसमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए जाते हैं मेमोरी, मेमोरी एंड चिप, चिप और कंट्रोल यूनिट। बताइए इसमें क्या आएगा? पहला क्वेश्चन क्या आएगा बताइए, बताइए। पहले आप आंसर दो फिर मैं समझा दूंगा। कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरीके से होता है, हमें एक बार में समझ में नहीं आता है, बट मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी एट। बताइए। देखो यहां पर क्या बेटा, ये कह रहा है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म विच। देखो इसमें बाइनरी फॉर्म में हमारा डेटा जो है वो स्टोर्ड होता है, ठीक है। और वहां से हमारा सीपीयू जो है डेटा को लेता है और वहां पर रखता है। कहां पर बेटा? देखो डेटा हमारा जो भी है वो हमारा कहां पर रहता है, वो मेमोरी में रहता है। सो ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी हाँ बिल्कुल सही है। अगला देखिए यहां पर, एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है वो किसका एग्जांपल होता है? वो किसका एग्जांपल होता है? बताइए बेटा किसका एग्जांपल होता है? बताइए। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ओसीआर, ओसीआर जो है वो किसका एग्जांपल है? भाई ये एक स्कैनिंग डिवाइस है। एक चीज कंफर्म है कि ये एक क्या है? स्कैनिंग डिवाइस है, ठीक है। और ये स्कैन वगैरह करने के काम आता है। कंट्रोल यूनिट, इनपुट यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और आउटपुट यूनिट। देखिए अब यहां पर ये है क्या? कुल मिला के इनपुट डिवाइस ही है ना। ये क्या है? ये एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। ये क्या है? इनपुट डिवाइस। तो यहां पर ऑप्शन नंबर एक बी करेक्ट होगा। अगला देखिए, कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड द ऑफ कंप्यूटर। देखिए कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहते हैं? हार्ट कहते हैं, नर्व और ब्रेन कहते हैं, किडनी कहते हैं। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। देखो बेटा, जो सुनो, यहां पर ऑप्शन जो मेरे हैं यहां पर देखो, किडनी नहीं होती है, किडनी। अरे क्या क्या कर रहे हो रितु? डी नहीं होगा भाई, नहीं डी नहीं होगा। ये किडनी वगैरह नहीं होता है। ये मैं बता दूं आपके, कंप्यूटर के तीन ऐसे पार्ट होते हैं, सुनो। ब्रेन होता है, हार्ट होता है और बैकबोन होता है, ठीक है। जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन, जो ब्रेन होता है, ये ब्रेन हमारा होता है सीपीयू। सीपीयू को ब्रेन बोलते हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर आप कह दीजिए, ठीक है। और इसका जो हार्ट होता है ना, ये होता है हमारा सीयू, ये वाला हार्ट आएगा। और तीसरा एक बेटा बैकबोन होता है, ये हमारा होता है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड।
ये हमारा क्या होता है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को बोलते हैं बैकबोन। 3 पार्ट होते हैं बेटा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए आएगा। अगला देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MIPS इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के अंदर ये आपका जो MIPS है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। नमस्ते भाई, नमस्ते बेटा, फटाफट से आंसर दो, क्विज में पार्टिसिपेट करो, बातें बंद करो। बताइए बेटा, क्विज में पार्टिसिपेट करो, बातें बातें कुछ मत करो, बातों करने में आपका समय बर्बाद होगा। बताओ। देखिए MIPS जो होता है ना, ये होता है मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MIPS का ये मतलब होता है, देखो क्या होता है, हमारे कंप्यूटर की जो माइक्रो कंप्यूटर होता है, सिंपल कंप्यूटर होता है, उसकी जो स्पीड होती है ना, उसको मेजर करने का ये एक यूनिट होता है, MIPS बोलते हैं। ठीक है, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट, बी करेक्ट होगा। अगला देखिए, इंटेल कोर i9 इज अ टाइप ऑफ, बताइए ये किसका एक प्रकार है। इंटेल कोर i9 जो है वो किसका प्रकार है। क्या वो एक एंटीवायरस का प्रकार है, क्या वो एक प्रोसेसर का है, मदरबोर्ड का, या हार्ड डिस्क का, बताइए। यहां पर बेटा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी आएगा, प्रोसेसर। देखिए, और कौन सा, माइक्रो प्रोसेसर। भाई आपका जो इंटेल कोर i9 जो है, ये एक MP यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट होगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजेस कंप्यूटर रिसोर्सेज, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, बताइए कौन करता है। ALU करता है, BUS बस करता है, कंट्रोल यूनिट करता है, या IO यूनिट यानी कि इनपुट आउटपुट यूनिट करता है, बताइए। बताइए रिसोर्सेज को कौन मेंटेन करता है, बताइए। रिसोर्सेज समझते हो क्या, कंप्यूटर के साथ जो जुड़े हुए पार्ट्स होते हैं ना, उनको कौन मैनेज करता है। कंट्रोल यूनिट करता है। देखो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनके बीच में जो डेटा का एक्सचेंज होता है, उस सारे को ये क्या करता है, मैनेज करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी आएगा। अगला देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर द फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डेवलप्ड, बताइए। कितनी चीजें एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो रही है कि ये विश्व का पहला क्या था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर था, और फर्स्ट क्या था, प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से डिजिटल कंप्यूटर था। कौन, किस कंट्री ने इसको बनाया था। भावेश यहां पर बेटा, यहां पर आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये नीचे दिख नहीं रहा है, मैं दिखा देता हूं। ऑप्शन नंबर यहां पर बेटा मेरा ये आएगा, ऑप्शन नंबर इसमें डी आएगा, डी फॉर डॉग, ये डी वाला आएगा बेटा इसमें। इसमें कौन सा आएगा, डी आएगा। ये अमेरिका में बना था, कहां बना था, अमेरिका में, अमेरिका में। ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा, ये वाला। आगे देखो बेटा कौन सा है, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज वॉज कॉल्ड, यानी कि चार्ल्स बेबेज ने जो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था या कंप्यूटर बनाया था, उसको क्या कहते थे। क्या उसको एनालिटिकल इंजन कहते हैं, या प्रोसेसर कहते हैं, या कैलकुलेटर कहते हैं, या फिर एबेकस कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। ऑप्शन यहां पर कौन सा आएगा। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, कंप्यूटर का पिता भी कहते हैं, और इन्होंने यहां पर मेरे पास कई कंप्यूटर बनाए थे। सो यहां पर मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एनालिटिकल इंजन। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट होगा बेटा, एनालिटिकल इंजन। कंप्यूटर जो है इन्होंने बनाया था वो एनालिटिकल इंजन बनाया था। हाँ, एक डिफरेंस इंजन बनाया था, डिफरेंस इंजन 1822 में बना था, ये 1833 में बना था, बाद में बना था। सो इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। ओके, अगला देखिए, वेयर वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया इंस्टॉल्ड, पहला भारत में पहला जो कंप्यूटर था वो कहां लगाया था, बताइए। बताइए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, और
इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरी पुणे और इंडियन रेलवे न्यू दिल्ली। बताइए, बताओ बेटा, भारत का पहला कंप्यूटर, मतलब भारत में एक तरीके से भाई भारत के अंदर क्या है, 1955 में लेके आए थे, बाहर से लेके आए थे, विदेश से लेके आए थे, इंग्लैंड से लेके आए थे। चलो मैं बता देता हूं। और वो जो कंप्यूटर था उसका नाम था HEC 2M। और ये जो कंप्यूटर था ये हमारा लगाया गया था यहां पर। ऑप्शन नंबर बी आएगा बेटा इसमें, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। ये ISI कलकत्ता के नाम से भी एक बार ऑप्शन में आया था। ऑप्शन में ऐसे था बेटा, ISI, बकायदा हिंदी में लिखा था ISI कलकत्ता, ठीक है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। ऑप्शन नंबर यहां पर अपना जो है इसमें बी आएगा, ठीक है। अगला देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द अल्टीमेट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, ठीक है। और ये हिंदी में है, परम सुपर कंप्यूटर जो है उसका विकास, ये अल्टीमेट नहीं है, ये परम, द परम, ये इसने इंग्लिश में थोड़ा सही नहीं लिखा है। परम जो सुपर कंप्यूटर था उसको किसने बनाया था? भारत में जो परम सुपर कंप्यूटर बना था, अब कई बार हो जाता है बेटा इंग्लिश हिंदी में ना थोड़ा सा ये लैंग्वेज वगैरह का ट्रांसलेट वगैरह का थोड़ा इश्यू हो जाता है, तो इंग्लिश में दिक्कत है, हिंदी में पढ़ लो, हिंदी में दिक्कत है इंग्लिश में पढ़ लो, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। सो यहां पर देखिए बेटा, इसमें जो है कौन सा आएगा, यहां पर जो हमारा परम सुपर कंप्यूटर है ये CDAC ने बनाया था, ठीक है। ये है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ध्यान रखिएगा बेटा। हाँ, कमेंट जा क्यों नहीं रहे? शालू आ रहे हैं कमेंट आपके, दिख रहे हैं मेरे को, क्यों नहीं जा रहे हैं? अगला देखो, विच कंप्यूटर पेरिफेरल अलाउज यू टू कॉपी ए फिजिकल इमेज और डॉक्यूमेंट टू सेव इट ऑन योर कंप्यूटर एज ए डिजिटल इमेज। बताइए कौन सा एक ऐसा डिवाइस है जो एक फिजिकल इमेज को कॉपी करके हमें उसको डिजिटल इमेज के अंदर कन्वर्ट करने की फैसिलिटी देता है? बताइए कौन होता है वो, बताइए। ऑप्शन नंबर यहां पर मॉडेम आएगा, प्रिंटर आएगा, स्कैनर आएगा, USB ड्राइव आएगा। बताइए क्या आएगा यहां पर बेटा? जो ऑप्शन मेरा आएगा, ध्यान से सुनो, इसमें आएगा स्कैनर। देखो आप इसको ना ऐसे भी आता है, बिल्कुल सही है, ये हार्ड कॉपी को जो है किस में, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है कौन? स्कैनर। और ये जो प्रिंटर होता है ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। और स्कैनर क्या करता है, जो भी हमारा जैसे हार्ड कॉपी के अंदर जो डॉक्यूमेंट होगा ना उसको स्कैन करेगा, और उसको स्कैन करने के बाद में जो है इसको एक डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर मेरा सी आएगा। अगला देखो, द एरो की, होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन की इन द कंप्यूटर कीबोर्ड आर क्लासिफाइड एज, इनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इनको? बताइए, ये बटन क्या कहलाते हैं? होम की, एरो की, है ना, एरो की कई होती है, अप डाउन लेफ्ट राइट। फंक्शन की तो देखो बेटा F1 से F12 होती है। स्पेशल पर्पस की ऐसा कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड की ऐसा कुछ नहीं है। नेविगेशन की होता है बेटा, नेविगेशन की। ऑप्शन नंबर यहां पर डी आएगा, मतलब ये नेविगेट वगैरह करने काम आती हैं, लाइक आप अपने स्क्रीन के ऊपर कर्सर को मूव कर सकते हो इससे, ठीक है। अगला देखिए, माउस यूजुअली अपीयर इन द शेप ऑफ एन एरो। बताइए, माउस इंडिकेटर आता है, माउस मार्कर आता है, माउस मीटर आता है, माउस पॉइंटर आता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आएगा इसमें? इनमें से क्या ऐसा है जो एक एरो के आकार में दिखाई देता है? बताइए क्या आएगा इसमें? बताइए। इंडिकेटर नहीं होता है बेटा, पॉइंटर होता है। हाँ, माउस का पॉइंटर होता है। माउस का एक छोटा सा बेटा ये ऐसे एरो दिखाई देता है ना, जो अपन माउस हिलाते हैं तब ऐसे मूव करता है। तो ये वाला जो एरो होता है ना बेटा, ये वाला जो एरो होता है
इसको माउस पॉइंटर भी कहते हैं और माउस कर्सर भी कहते हैं। माउस पॉइंटर भी कहते हैं और कर्सर, दोनों एक ही। ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट होगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज द प्राइमरी यूजर ऑफ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR, माइकर, देखिए दो चीजें यहां पर है। MICR की फुल फॉर्म देखिए यहां पर क्या है, ठीक है। और कौन सा उद्योग, मतलब कौन ऐसे लोग हैं जो इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं, प्राइमरी एक तरीके से इसके यूजर हैं वो। ऑप्शन कह रहे हैं, हाँ चेक क्या सही सही है प्रशांत, मैं बैंकिंग चेक नहीं, ये पूछ रहा कौन यूज करता है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बैंक है यहां पर। फुटवियर डिजाइन, किताब छपाई, एब्सोल्युटली राइट, बैंक यहां पर आएगा। देखिए इसमें क्या होता है, एक तो बेटा बैंकिंग चेक होता है, ठीक है, चेक होता है। और एक आप DD वगैरह बनवाते हो ना बेटा, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बनाते हैं, तो उनमें भी क्या होता है, इसका यूज किया जाता है। इससे एक प्रकार से क्या होती है, एक मैग्नेटिक इंक होती है, उससे ना कुछ लिखते हो, कोई पर्टिकुलर कोड्स लिखे जाते हैं उसमें। तो बाद में क्या होता है, जैसे जब आप बैंक में जाते हो तो वो बैंक को उसको चेक करता है कि भी ये आपका जो चेक है ये असली है कि नकली है, तो वो MICR उसको चेक करने का काम करते हैं। अगला देखो, अरे ये रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन, रिपीट हो गया। अगला देखो, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं, बताइए। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले पिक्चर जो होते हैं, सॉरी जो पिक्सल डिस्प्ले होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको रेजोल्यूशन कहते हैं, उनको कलर डेप्थ कहते हैं, उनको रिफ्रेश रेट कहते हैं, उनको मॉनिटर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या कहते हैं उनको, बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रेजोल्यूशन कह रहे हो, और रेजोल्यूशन बिल्कुल सही आंसर है बेटा। रेजोल्यूशन है ना, बिल्कुल सही है। देखो जो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमम पिक्सल होते हैं ना, सो रेजोल्यूशन क्या करता है, उन मैक्सिमम अधिकतम पिक्सल की संख्या ही बताता है हमें। हाँ, सो रेजोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर आप जूनियर अकाउंटेंट के लिए प्रिपेयर करें तो हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल है, जो मात्र 399 रुपए में, और जिसमें 31 टेस्ट मिलेंगे आपको। तो आप इसको डेफिनेटली ज्वाइन करिए, और हर संडे को फ्री टेस्ट होता है, उसके अंदर भी अपने आप को पार्टिसिपेट करो और देखो आप बाकी सबकी तुलना में कहां पर स्टैंड करते हैं, आपका रैंक क्या है। क्योंकि देखो अकेले में शेर बनते हो है ना, कोई फायदा नहीं है, दूसरों के साथ आओ, मुकाबला करो, फिर देखो आप कहां स्टैंड करते हो। अगर फिर भी आप अच्छा स्कोर करते हो, इसका मतलब वास्तव में शेर हो, वास्तव में आप सिलेक्शन लेके जाओगे, और अगर स्कोर नहीं करते हो, इसका मतलब पढ़ने की जरूरत है। और इस चीज का आकलन कैसे होगा, इस चीज का आकलन होगा टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो निश्चित रूप से इसको परचेज करिए। और इसी तरीके से अगर आप महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो भी टेस्ट सीरीज को परचेज करिए, 299 रुपए में 31 टेस्ट, और रविवार को फ्री टेस्ट। और यहां पर जो हमारी टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करिए। अगला क्वेश्चन बताइए, हाउ डज ए लेजर प्रिंटर प्रिंट। लेजर प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है, लाइन बाय लाइन करता है, पिक्सल बाय पिक्सल करता है, पेज बाय पेज करता है, और करेक्टर बाय करेक्टर करता है। बताइए कैसे करता है, बताइए कैसे करता है। देखिए बेटा, जो लेजर प्रिंटर होता है वो लाइन बाय नहीं करता है, पिक्सल बाय नहीं करता है, ये बेटा पेज प्रिंटर होता है। ये लेजर प्रिंटर एक प्रकार का क्या होता है, पेज प्रिंटर। आप देखो जब भी आप उसके अंदर प्रिंट लेते हो, फोटो कॉपी नहीं करवाया, पूरा पेज एक साथ प्रिंट करके निकालता है। कभी देखा थोड़ा थोड़ा पेपर बाहर आ रहा है, एक एक लाइन प्रिंट हो रही है, ना ना ना, पूरा पेज एक साथ प्रिंट होता है उसमें। हाँ हाँ, पूरा पेज। अगला देखो क्या है, डीवीडी एग्जाम्पल इज अ, डीवीडी उदाहरण है, किसका उदाहरण है बेटा डीवीडी? सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का है, आउटपुट डिवाइस का है, या फिर हार्ड डिस्क का है, या फिर ऑप्टिकल डिस्क का, किसका है? भाई एक चीज तो कंफर्म है, एक चीज तो कंफर्म है कि जो डीवीडी होती है वो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, चलो फुल फॉर्म बता देता हूं मैं। इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल, वर्सेटाइल
है ना, डिस्क होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है, ठीक है। और यहां पर हमारा जो है, अब डीवीडी एक प्रकार की क्या होती है, ऑप्टिकल डिस्क होती है। ये तीन होती है ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। एक होती है सीडी, एक होती है डीवीडी, और एक होती है बीआरडी, बीआरडी, ठीक है, तीन होती है। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी मस्ट बी कंटिन्यूअली रिफ्रेश्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन द डेटा। डेटा को मेंटेन रखने के लिए, डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी मेमोरी ऐसी है जिसे बार बार रिफ्रेश किया जाना चाहिए, मतलब जिसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, कौन सी है? क्या वो पी रोम है, या एस रैम है, या डी रैम है, या फिर रोम है? बेटा ये क्वेश्चन तो ना इतनी बार पेपर में आया है, पूछो मत। इसमें नहीं नहीं, एस रैम नहीं होता बेटा, सुनो, डी रैम होता है। ये डी रैम, डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम होता है। कौन सा होता है? डायनेमिक। तो डायनेमिक रैम जो होता है, डी रैम जो होता है, ये हमारा क्या, एक ऐसा रैम होता है जिसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। बाकी रैम वगैरह है वो खुद से रिफ्रेश हो सकती है बेटा, दे कैन रिफ्रेश बाई देमसेल्फ, ठीक है। बट इसको करना पड़ता है, इसको मैन्युअली करना पड़ता है। तो बहुत बार पेपर में है, कौन सी रैम ऐसे जिसे प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश करना पड़ता है, जिसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ऐसे कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अगला देखिए, इसमें क्या है, रैम इज वॉलेटाइल और टेम्परेरी मेमोरी बिकॉज, बताइए रैम जो है वो वॉलेटाइल होती है या फिर टेम्परेरी होती है? क्यों होती है, कारण क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका जो आएगा ना कंप्यूटर पुलिस में, अभी कुछ दिनों में राजस्थान पुलिस का कंप्यूटर करवाऊंगा मैं, बहुत शानदार तरीके से करवाऊंगा, और 100% आपका सिलेक्शन होगा। कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो बेटा, ये कह रहा है इट इज यूज फॉर बोथ रीड एंड राइट, it and any location can be read directly in it requires continuous power supply to maintain the data, it does not require continuous power supply, और इनमें से कोई नहीं। एक नीचे ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन सा आएगा? एक कारण है जिसकी वजह से ये एक वोलेटाइल मेमोरी है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट है। इस मेमोरी के अंदर क्या होता है कि अगर आपको डेटा बनाए रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस मेमोरी के अंदर कंटिन्यूअसली पावर सप्लाई रखनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही पावर सप्लाई जाएगी आपका डेटा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी आएगा। अगला देखिए, निम्न में से किसे यूवी रोशनी में रखकर मिटाया जा सकता है? यूवी रोशनी में रखकर, यानी कि यूवी रेज, अरे यूवी मतलब क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज की सहायता से किसमें उपस्थित डेटा को मिटाया जा सकता है? फटाफट से बता दो। डी, ईपीरोम, डबल ईपीरोम, डी, ठीक है। और बताओ बेटा, क्या हुआ, आंसर पता नहीं क्या इसका? एक का सी है, बाकी सबका डी है। अच्छा, बी भी है सरला का। देखो बेटा, मैं बता देता हूं, रोम जो होती है ना, इसका तो डेटा मिटता ही नहीं है। पीरोम होती है, ये खाली होती है। ईपीरोम होती है, इसका डेटा हम यूवी रे से मिटा सकते हैं। और डबल ईपीरोम है, इसमें डेटा मिटाना है तो यूवी की जरूरत नहीं होती, इसमें करंट की सहायता से, हाई वोल्टेज पल्स की सहायता से हम डेटा को मिटा सकते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर यहां पर सी आएगा। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, मतलब कौन सी मेमोरी ऐसी है जिसका एक्सेस टाइम सबसे कम होता है, मतलब सबसे तीव्र गति से हम डेटा निकाल सकते हैं, कौन सी है वो बताओ? क्या वो कैश मेमोरी है, मैग्नेटिक, देखो इनमें से एक बताना है आपको, है ना, इनमें से एक बताना है, या फिर रैम है, या कौन सी है, बताइए बताइए कौन सी आएगी यहां पर? बताओ बेटा।
देखो नहीं 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 बेटा, रैम नहीं होती है, सुनो। देखो एक होता है यहाँ पर सीपीयू जो काम करता है, सीपीयू के बाद में होता है रजिस्टर, ये सबसे तेज मेमोरी होती है पर ये सीपीयू का ही पार्ट होता है। इसके बाद में होती है कैश, ये तेज होती है। इसके बाद में होती है रैम, ये तेज होती है। तो देखो अब ये धीरे है, जो जो सीपीयू के पास है वो तेज है, सबसे तेज उससे धीरे उससे धीरे। तो अब ये तो सीपीयू का पार्ट होता है इसलिए आता नहीं है, बट तो फिर सबसे तेज कौन सी रहेगी, कैश, तो कैश आएगी यहाँ पर। ये मैग्नेटिक कोर वगैरह ये तो सेकेंडरी है, ये तो धीरे होती है, सबसे धीरे होती है, ये तो नीचे आता है सेकेंडरी। इसके बाद में जो आता है ना सेकेंडरी, उसमें आता है ये आपका ये दोनों। अगला देखिए, इन कंप्यूटर CDRW इज, इन कंप्यूटर CDRW जो है वो क्या होता है बताइए। कंप्यूटर डिस्क रीडेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क राइटेबल, रीड राइट कॉम्पैक्ट डिस्क, बताइए क्या आएगा। ये तो यार तुम वैसे आप बहुत इजीली बता सकते हो बेटा। देखो CDRW एक में ही है, CDRW यही आएगा, बाकी सब में तो ना मैच ही नहीं हो रहा है, ऐसे बैठ ही नहीं रहा है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी हो गया, रीराइटेबल का मतलब हो गया कि इस सीडी के अंदर अगर कोई डेटा है उसको मिटाकर दोबारा से डाला जा सकता है उसमें, ठीक है। अगला देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ 1 MB, 1 MB का सही एक तरीके से इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 MB किसके बराबर होता है। अमाउंट ऑफ रैम इन एवरी कंप्यूटर 1 बिलियन बाइट, 1000 बाइट्स, या फिर आपका 1024 KB, बताइए क्या आएगा। सिंपल सा है बेटा, देखो 1024 KB जब मिलता है ना, इससे 1 MB बनता है, ऐसे सिंपल सी बात। अगर 1024 नहीं दिया होता ना तो राउंड फिगर में मैं कह सकता था, कई बार ना राउंड फिगर में भी आता है, पर उस समय लिख देता है कि लगभग कितना होगा, ऐसे करके लिख देता है। सो यहाँ पर मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, बिल गेट्स को फाउंडेड द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इन 1975 विद, बताइए बिल गेट्स ने और किसके साथ मिलकर जो है 1975 में बिल गेट्स कॉर्पोरेशन को बनाया था। जयपुर आए थे तो भावेश जी बिल्कुल मिलकर जाते, आप मिलकर जाना चाहिए था आपको, कोई भी जयपुर आए तो बिल्कुल मिलके जाओ बेटा। हाँ तो यहां पर ऑप्शन नंबर आएगा बेटा, यहां पर ऑप्शन नंबर आएगा पॉल एलन, पॉल एलन, ध्यान रखिएगा। नौकरी लगो, नौकरी लगने के बाद में जरूर आना है, हाँ फिर तो मिलकर बिल्कुल जाना है, मिठाई खिलानी है, इधर स्टूडियो में आना है और लाइव बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करेंगे अपन। फटाफट से सिलेक्शन लेके आओ। अगला देखो, एन एरर इन ए कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, कंप्यूटर में त्रुटि को किस रूप में भी कहा जाता है। त्रुटि को, एरर जो होती है ना उसको क्या कहते हैं बेटा कंप्यूटर में। कंप्यूटर में जैसे कई बार हम एरर कर देते हैं, लाइक हम लोग कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, टाइप करते समय एरर हो गई है, सो उसको क्या बोलते हैं। ऑफिस बेटा वैशाली नगर में है हमारा, नीचे इसमें सारा एड्रेस दिया हुआ है कमेंट सेक्शन के अंदर, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर है उस पर फोन करके भी आप पता कर सकते हैं कहां पर है, आपको बता दिया जाएगा। यहां पर आएगा बेटा बग, पर ऐसे आने का कोई फायदा नहीं है, सिलेक्शन लेके आओ आप, फिर देखो आप सिलेक्शन लेके आओ हमारे पास, बिल्कुल आप बिल्कुल सिलेक्शन लो, है ना। और अगर आपके किसी भाई बंधु का मित्र का अगर यहाँ पर क्लास 24 पे पढ़ने से उसका सिलेक्शन हो तो उसको जरूर भेजो आप। हाँ बग, यहां पर बग। अगला देखिए, एन इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर, मतलब कौन है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। मेमोरी होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, स्क्रीन होता है या कमांड होता है, बताइए बताइए। बिल्कुल मैं आज कह रहा हूं बेटा, ये चीज दोबारा अगर आपको नहीं भी कही जाए ना तो भी आप इधर टपक जाना ऑफिस के अंदर, बोले जी मेरा सिलेक्शन हुआ है, बात ही खत्म। हाँ आ जाना, बिल्कुल आना, बिल्कुल आना। सिलेक्शन जब आपका हो, आप बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा क्लास 24 के ऑफिस में, आपको निश्चित रूप से आना है बेटा। हाँ पर सिलेक्शन होना चाहिए। हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। जब भी आपका सिलेक्शन हो
जब भी आपका सिलेक्शन हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट जो नंबर आपको दिए हुए हैं उस पर फोन करिए, फोन करके बताइए हमारा सिलेक्शन हुआ है। हम आपको बिल्कुल बताएंगे कि आपको कब आना है ना, तो बिल्कुल आपको बुलाया जाएगा, पर आप उसके लिए सिलेक्शन करवाओ। पहले कंडीशन ये है कि सिलेक्शन होना चाहिए। कंप्यूटर के घटक उचित रूप से जोड़े गए हैं तथा कार्यरत है, इसे सुनिश्चित करने वाली कौन सी जांच प्रक्रिया, बताइए। कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड हैं, इस चीज को चेक करने के लिए कौन यहां पर रिस्पॉन्सिबल है, बताइए। बताइए कौन चेक करता है? बूटिंग है, प्रोसेसिंग है, सेविंग है, एडिटिंग है, या फिर स्टार्टिंग है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही आंसर है। नहीं नहीं, बी नहीं आएगा, इसमें बूटिंग आएगा बेटा। बूटिंग की जो प्रक्रिया होती है ना, बूटिंग की प्रक्रिया होती है, कंप्यूटर जब चालू होता है, सो वो प्रोसेस यहाँ पर बूटिंग होती है। उस बूटिंग की प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ये चेक कर लिया जाता है कि कंप्यूटर से कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और कौन कौन से वर्किंग, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जितने भी मेमोरी वगैरह, वो सारे बूटिंग के दौरान चेक होता है। हाँ, बूटिंग की प्रोसेस, और उनको पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट भी बोलते हैं, POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उस प्रक्रिया के दौरान, वो बूटिंग के दौरान ही होती है प्रोसेस, और पोस्ट के तहत ये सब काम किए जाते हैं। अगला देखिए, IBM डोस इज है, IBM डोस जो है वो क्या है, बताइए। IBM डोस क्या है? क्या वो एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, या वो मल्टी यूजर है, या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बताइए क्या आएगा। MS डोस क्या है? आ चलिए कोई बात नहीं, नहीं तुक्के तुक्के कोई बात नहीं, यहां तो मार सकते हो तुक्के, इधर कोई जज नहीं कर रहा आपको। हाँ, यहाँ तुक्के वुक्के चल जाएंगे, पेपर में नहीं चलेंगे बेटा। पेपर में आपको जितने क्वेश्चन आए ना उतने ही करने। हाँ, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना हमारा, ये बेटा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कैसा होता है? सिंगल यूजर, ठीक है। और साथ ही साथ इसका जो इंटरफेस होता है, ये GUI नहीं होता है, ये CUI होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। IBM डोस, यानी कि ये IBM का जो डोस है, और इसकी फुल फॉर्म में बता देता हूं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बिजनेस मशीन, ठीक है। और डोस का होता है बेटा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये फुल फॉर्म होती है इसकी। हाँ, ध्यान रखो इन सब चीजों को, ये पेपर में आती है। कंपाइलर ट्रांसलेट हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम कॉल्ड, कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? सोर्स कोड कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, कंपाइल्ड कोड कहते हैं, बीटा कोड कहते हैं, या फिर नन ऑफ दिस। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये अगर आपको नहीं भी आएगा तो आपको माफ कर दिया जाएगा, टेंशन मत लो। बताओ, ये आपको हो सकता है नहीं आए, क्योंकि थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन आ जाता है। सी, कंपाइल्ड कोड मेरे को यही उम्मीद थी, कंपाइल करने के बाद में कंपाइल्ड कोड बनेगा, मुझे यही उम्मीद थी आप यही आंसर दोगे, और ज्यादातर लोग दे भी रहे हैं, पर जबकि ये नहीं है, जबकि ये नहीं है। लो भाई, शीतल का ए ऑप्शन आया है, शीतल अलग ही। हाँ, कविता का भी ए आया है, दो लोगों का ए है। अच्छा, बी भी आ गया, ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। ए शालू का है, ए करेक्ट आंसर है भैया। ये जो लोग ए कह रहे हैं बिल्कुल सही है। सोर्स कोड होता है, क्या होता है? सोर्स कोड होता है, ऑप्शन नंबर ए आएगा। जब हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड सोर्स कोड। हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आएगा। अगला देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज द ओल्डेस्ट, कौन सी तकनीक सबसे पुरानी है? NSF नेट, ARPANET, और यहां पर है इंटरस्पेस और इंटरनेट, बताइए क्या आएगा। सबसे पुरानी कौन सी टेक्नोलॉजी है? सबसे पुरानी कौन सी है? ARPANET बिल्कुल सही। देखिए, ARPANET जो है ना, ये 1969 में बना था, ठीक है। और इसको बनाया था एडवांस्ड, इसकी फुल फॉर्म में है एडवांस्ड, है ना, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क,
पुराना इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि विश्व का पहला नेटवर्क है और इंटरनेट की नींव रखने वाला यही नेटवर्क है, तो ऐसे भी इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। ओल्डेस्ट नेटवर्क, विश्व का पहला सबसे पुराना नेटवर्क भी इसको कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी के अलावा नेटवर्क भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा भावेश क्या लिखा है यार। हाँ अब, हाँ, अमेरिका के रक्षा विभाग ने बनाया। अगला देखिए, द पावर पॉइंट स्टेटस बार हैज ए स्लाइड बार टू इंक्रीज और डिक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द स्लाइड, व्हाट विल बी द रेंज अवेलेबल इन द स्लाइड बार इन परसेंटेज। बताइए क्या आएगा, बताइए क्या आएगा। ये कह रहा है एमएस पावर पॉइंट में, किस में बेटा, पावर पॉइंट में। ये कह रहा है द रेंज अवेलेबल इन द स्लाइड पर इन परसेंटेज, और किसका, ये कह रहा है कि उसको इंक्रीज और डिक्रीज द साइड ऑफ स्लाइड, मतलब जूम इन जूम आउट कह सकते हैं। जूम इन जूम आउट की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 10 to 4, अच्छा ये सॉरी कोई बात नहीं, 10 to, वो क्वेश्चन लास्ट में आ गया, 10 से 400, 0 से 1000, -100 से +100, 0 से 300। बताइए क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ये आएगा। देखो एमएस वर्ड जो होता है ना बेटा, एमएस वर्ड जो होता है इसमें क्या होता है, 10 से 500 तक होता है। ठीक है, और एमएस पावर पॉइंट की बात करूं मैं, एमएस एक्सेल की बात करूं, इन दोनों में 10 से क्या होता है, 400 होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ अगला देखिए, टू प्रिंट प्रेजेंटेशन स्लाइड विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रिंट करने के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है, स्लाइड साइज, हैंडआउट ओरिएंटेशन, स्लाइड मास्टर, या फिर पेज ऑन स्लाइड। बताइए क्या आएगा, बताइए बताइए। स्लाइड को प्रिंट करना है, स्लाइड को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए कौन सा वाला जो विकल्प है वो नहीं है, मतलब उसका प्रिंटिंग से कोई लेना देना नहीं है एक प्रकार से। बताइए, सी। देखो ऑप्शन नंबर यहां पर डी और सी आ रहा है आपका ना, देखो इसमें ऑप्शन नंबर बेटा सी आएगा। स्लाइड मास्टर का कोई भी लेना देना नहीं है। देखो क्या है, स्लाइड साइज, हाँ भाई ठीक है, स्लाइड का साइज कितना रखना है प्रिंट करते टाइम, ठीक है। हैंडआउट ओरिएंटेशन, देखो ये हैंडआउट होता है, हैंडआउट होता है जब अपन प्रिंट लेते हैं ना, स्लाइड का प्रिंट लेते हैं, उसको हैंडआउट या ऑडियंस हैंडआउट कहते हैं। और पे बेटा एक यार ये गलत बात है, मैंने अभी ध्यान दिया, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, ये गलत बात है। लाइक करो, अभी अभी लाइक करो, 10 लाइक है केवल यार, ये कोई बात होती है क्या। एक चीज आपको बोलते हैं, बताओ, वो भी आपको बोलना पड़ता है, लाइक करो फटाफट, ये गलत बात है बेटा, आप बेईमानी कर रहे हो, इतना बड़ा दिल नहीं है आपका। बताओ, हाँ अब 11 हुए हैं, बताओ। अच्छा बाकी लोग अभी सोच रहे हैं करेंगे नहीं करें, करो बेटा लाइक करो, गलत बात है। 12, 19 चाहिए मेरे को, 19 लोग दिख रहे हैं यहाँ पर कम से कम। कितना छोटा दिल है यार तुम्हारा बेटो, लाइक ही करने, देखो 2 ही लोगों ने किया है मेरे कहने के बाद में भी, बाकी लोगों ने किया ही नहीं है। 21 लोग है जबकि लाइव, ये 13 गिन रहा हूं मैं, 21 करोगे तो अगला क्वेश्चन आएगा, ऐसे आएगा भी नहीं आएगा। 14, 22, 22 हो गए, 22 के 22 चाहिए मेरे को, करो करो, अभी अभी मैं देख रहा हूं। हाँ तो मैं ये क्वेश्चन समझा रहा हूं, तब तक 22 हो जाने चाहिए। 18, बहुत बढ़िया, ऐसे 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 होने चाहिए यार, ऐसे। देख 18 के बाद में 17, एक कम कर दिया। कितने लालची लोग हो यार तुम, मतलब बड़ा दिल नहीं है तुम्हारा, छोटा सा दिल है ना। इतना कहते ही बेटा, आपको तो ये होना चाहिए था, मेरे कहते ही अगले पल मेरे को 22 20 दिखने चाहिए थे, और जबकि देखो 19 थे, 19 भी नहीं किए, 19 लाइक भी नहीं है देखो। पर कोई बात नहीं भैया, तुम्हें फ्री का माल चाहिए, वो तुम्हें मिल रहा है ना, लाइक थोड़ी करोगे तुम, अपना काम बनता है ना। हाँ कोई नहीं भाई, कोई नहीं, अगला देखो क्या। Which of the following menu item is used to Microsoft PowerPoint 2016 to view the various presentation view options? मतलब व्यू जो है वो देखने के लिए आपको कौन सा वाला एक प्रकार से ऑप्शन, एक तरीके से मेन्यू जो है वो चूज करना पड़ेगा, कौन सा वाला मेन्यू। बताइए। व्यू का ऑप्शन व्यू में ही होता है, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था।
व्यू का ऑप्शन व्यू में ही होता है, अलग अलग प्रकार के व्यू होते हैं, जैसे ड्राफ्ट व्यू होता है, आउटलाइन व्यू होता है, नॉर्मल व्यू होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है ना, अलग अलग। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, which PowerPoint feature allows the user to create a simple presentation without having to spend too much time on it। PowerPoint में ऐसा कौन सा फीचर है जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता बहुत अधिक समय न खर्च करके सरल प्रस्तुति बना सकता है, मतलब सिंपल तरीके से इजी वे के अंदर आप प्रस्तुतिकरण यानी कि अपनी जो है वो बना सकते हो। किसके द्वारा भाई? ऑटो कंटेंट विजार्ड के द्वारा, चार्ट विजार्ड के द्वारा, कलर स्कीम के द्वारा, एनिमेशन के द्वारा। बताओ भाई, इनमें ऑप्शन नंबर ए आएगा। भाई ऑटो कंटेंट विजार्ड जो है ये हमारा हेल्प करता है किसमें? ये स्लाइड को एक तरीके से बहुत ही इजी वे के अंदर क्रिएट करने के लिए हमारी हेल्प करता है। आगे देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कैन बी यूज टू मेक डुप्लीकेट ऑफ, ये एमएस जो है ना, ये ऐसे था एमएस पावर पॉइंट, ये यहां पर आएगा एमएस पावर पॉइंट, है ना। तो ये कह रहा है कौन सी शॉर्टकट की है जो एमएस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए उपयोग में ली जाती है। डुप्लीकेट स्लाइड एमएस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट, देखिए कंट्रोल के साथ में एन है और डी है, पी है और एम है। बताइए। हाँ देखिए, ये तो प्रिंट के लिए होता है, ये होता है न्यू स्लाइड के लिए, ठीक है, और ये होता है डुप्लीकेट स्लाइड के लिए, और ये होता है न्यू प्रेजेंटेशन के लिए। ऑप्शन नंबर बी आएगा, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लाइड व्यू कैन बी यूज्ड टू व्यू ऑल द स्लाइड्स इन ए सिंगल स्क्रीन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। बताइए, सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए किस व्यू का उपयोग किया जाता है? बताओ 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 बताओ। स्लाइड सॉर्टर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो स्लाइड मास्टर तो होता नहीं है ना, ये अलग चीज होती है। नॉर्मल व्यू में तो नहीं देख सकते, आउटलाइन व्यू में नहीं, ये स्लाइड सॉर्टर में आएगा। स्लाइड सॉर्टर व्यू जो होता है ना बेटा, इसमें क्या होता है, सभी स्लाइड होती है ना, जैसे ये ऊपर टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, यहाँ पर सारी स्लाइड है ना, ऐसे करके थंबनेल के रूप में ऐसे हमें दिखाई देने लग जाती है, ठीक है। बाकी आप इनका साइज है ना वो छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर मेरा ये आएगा, स्लाइड सॉर्टर। सभी स्लाइड को एक साथ देख सकते हो, सभी स्लाइड को इस व्यू के द्वारा इजीली आप एक तरीके से क्या कर सकते हो, उनको अरेंज कर सकते हो, व्यवस्थित कर सकते हो। उनके ऊपर ट्रांजिशन लगाने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प जो है वो भी स्लाइड सॉर्टर व्यू। ऐसे करके 2-3 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अगला देखिए, देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल फंक्शन। बताइए क्या आएगा बेटा इसमें, कि फ्लोर 14:4, ये बताइए इसमें क्या, इसका आंसर क्या आएगा? 10 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 12 आएगा? बताओ। कंट्रोल प्लस आई किसके लिए बताया था? आई तो इटैलिक के लिए होता है, या फिर विंडो प्लस आई होता है सेटिंग्स के लिए। यहां पर 12 आएगा बेटा। 12 मतलब क्या होता है, ये देखा जाता है फ्लोर मतलब 14 से ठीक छोटी संख्या जो 4 का गुणज हो, यानी कि 12। और यहां सीलिंग होता तो 14 से ठीक बड़ी संख्या यानी कि 16, तो फिर 16 उत्तर आता। फंक्शन वाले क्वेश्चन, कौन से फंक्शन वाले क्वेश्चन? फंक्शन की वाले कह रहे हो क्या? F1 F2 F3 वाले वो कह रहे हो क्या, या इन फंक्शन की बात कर रहे हो? फंक्शन वाले क्वेश्चन, अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं समझा, आपको फंक्शन के क्वेश्चन नहीं आते, आने लग जाएंगे, आने लग जाएंगे। रेगुलर लो, 2-3 फॉर्मूला मैं डेली लेता हूं। अगला देखो, किसी डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट में कौन सा अलाइनमेंट नहीं हो सकता है? मतलब डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट है उसका अलाइनमेंट नहीं है। भाई लेफ्ट अलाइन होता है, बिल्कुल होता है, सेंटर होता है, बिल्कुल होता है, राइट होता है, बिल्कुल होता है, जस्टिफाई होता है, बिल्कुल होता है, पर जिगजैग ऐसा तो कोई अलाइनमेंट होता ही नहीं है, ऐसा तो कोई अलाइनमेंट ही नहीं होता। ऑप्शन नंबर यहां पर सी आएगा। अगला देखो क्या है, इफ टेक्स्ट इज एंटर्ड इन अ सेल ऑफ एक्सेल इट इज ऑल्सो अपीयर इन। देखो अगर किसी भी सेल के अंदर आप कोई टेक्स्ट लिखते हो तो वो सेल के अलावा और कहां पर दिखता है? एक और जगह होती है, वहां पर वो देख सकते हैं हम लोग, कौन सी जगह बताइए?
बताइए, स्टेटस बार, फॉर्मूला, रो हेडिंग या फिर नेम बॉक्स या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या आएगा। देखिए यहां पर जो मेरा आंसर आएगा, हाँ जी, यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा फॉर्मूला बार। देखो फॉर्मूला बार होता है ना, उसके अंदर कोई भी सेल है, वो सेल का कंटेंट आप सेल के अलावा फॉर्मूला बार में देख सकते हो। हाँ, फॉर्मूला बार, बिल्कुल 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 फॉर्मूला बार सही है। काफी लोगों ने बी आंसर दिया है, सबका सही है। अगला देखिए बेटा क्या है, एन ऑप्शन दैट जॉइंस टू और मोर सेल्स टू फॉर्म ए सिंगल सेल, यानी कि दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल में जो बदलता है वो कौन बदलता है? क्या वो जॉइंट सेल बदलता है, या वो मर्ज सेल बदलता है, या फिर स्प्लिट सेल बदलता है, या फिर कंबाइंड सेल बदलता है? बताइए बताइए। देखिए अब यहां पर जो मेरा आंसर आएगा, देखो अब इसमें क्या है, जब दो या दो से अधिक सेल को जब हम मिलाते हैं और मिला के एक सेल में बदलते हैं तो उसको मर्ज सेल बोलते हैं बेटा। उसको क्या बोलते हैं? मर्ज सेल। मर्ज मतलब मिलाना, एक प्रकार से मिलाना, ठीक है, मर्ज सेल बोलते हैं। अगला देखिए, वह विकल्प जो दो या दो से अधिक सेल को जोड़कर, अरे सेम रिपीट हो गया, मर्ज सेल, मर्ज सेल, एक मिनट, हाँ रिपीट हो गया। अगला देखो, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द एड्रेस इज डिस्प्लेड इन द नेम बॉक्स। बताइए, जो नेम बॉक्स को में का पता प्रदर्शित होता है, मतलब किसका पता होता है? जो नेम बॉक्स होता है ना बेटा, जो नेम बॉक्स होता है उसमें किसका एड्रेस डिस्प्ले होता है, किसका पता जो है वो दिखाई देता है? क्या प्रथम सेल का दिखाई देता है, या आखिर से दूसरे सेल का, या लास्ट सेल का, या फिर एक्टिव यानी कि सक्रिय सेल का? बताइए। बिल्कुल सही। देखो एक्टिव सेल होता है ना, एक्टिव सेल वो सेल होता है जिसपे हम काम कर रहे हैं, और ये वाला सेल जो है ऐसे डार्क ग्रीन कलर की बॉर्डर से हमें डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है। एक्टिव सेल को दिखाने का तरीका क्या होता है? डार्क ग्रीन बॉर्डर, ठीक है। अगली चीज यहां पर क्या है कि एमएस एक्सेल के अंदर जो नेम बॉक्स होता है, उस नेम बॉक्स के अंदर हम क्या लिखते हैं? कोई भी सेल जो है उस सेल का नाम दिखता है। जैसे आप B5 पे काम करें तो B5 दिखेगा, है ना, X17 दिखेगा, इस प्रकार से उसका नाम दिखता है, सेल नेम दिखता है इसमें। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज यूज्ड बिफोर राइटिंग अ फॉर्मूला इन एन एक्सेल सेल? बताइए, कोई भी फॉर्मूला, अरे वाह बड़ी जल्दी आंसर दिया राज रणवीर। एमएस एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं ना, हाँ बिल्कुल सही है, फॉर्मूला लिखते से पहले किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो यहां पर इक्वल टू का साइन आएगा बेटा, हाँ बराबर का चिन्ह आता है। अगला देखिए इसमें क्या है, यू कैन डिलीट टेक्स्ट इन एमएस वर्ड बाई, एमएस वर्ड के अंदर अगर आप किसी टेक्स्ट को मिटाना चाहते हैं तो आप किसके द्वारा मिटा सकते हैं? कंट्रोल, टेक्स्ट को चुनकर कंट्रोल की दबाओ, टेक्स्ट को चुनो डिलीट की दबाओ, टेक्स्ट को चुन के अल्ट प्लस पेज अप दबाओ, या फिर टेक्स्ट को चुनकर आप क्या दबाओ? एस्केप की दबाओ। बताइए क्या करेंगे आप, बताइए क्या करोगे? पहले तो टेक्स्ट को चुन लो और फिर क्या दबा दो? डिलीट की। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो क्या, इन एमएस वर्ड 2007 द बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन ऑफ द टेबल प्रॉपर्टीज कैन बी यूज्ड टू अप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग? बताइए, एमएस वर्ड 2007 में टेबल प्रॉपर्टी के बॉर्डर और शेडिंग विकल्प का उपयोग करने में किसे अप्लाई करने के लिए किया जाता है? ओरिएंटेशन, मेलिंग, बॉर्डर या फिर मार्जिन? बताइए किस पर? देखिए ये जो शेडिंग वगैरह है ना, ये हम किसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? जैसे ये कह रहा है बॉर्डर और शेडिंग का जो विकल्प है ये किस पर काम आता है? ओरिएंटेशन में तो शेडिंग बॉर्डर आएगा नहीं काम में, ठीक है। मेलिंग में भी नहीं आएगा, यहां पर मार्जिन नहीं आएगा, यहां पर एक ही ऑप्शन बता है बेटा, बॉर्डर। बॉर्डर के ऊपर सेल की बॉर्डर वगैरह जब अपन अप्लाई करते हैं तो वहां पर अपन इन चीजों का उपयोग कर सकते हैं। अगला देखिए यहां पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमएस वर्ड फीचर इज यूज टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट एंड सेंड इट टू मैनी पीपल? किसका उपयोग करके एक डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं और उसको मैनी लोगों, बहुत सारे लोगों को एक साथ भेज सकते हैं? मतलब जो क्रिएट किया गया डॉक्यूमेंट है उसको एक से अधिक लोगों को अगर आप भेजना चाहते हो। 47 नंबर में कह रहा है मेल मर्ज, और मेल मर्ज बिल्कुल सही आंसर है बेटा।
बिल्कुल से मेल मर्ज होता है, जैसे इनविटेशन कार्ड है, नोटिस वगैरह है, कोई लेटर भेजना है, कुछ भी अगर आपको भेजना है तो मेल मर्ज फीचर आपको एक फैसिलिटी उपलब्ध कराता है, भाई तुम बहुत सारे लोगों को एक साथ भेज लो। अगला, which shortcut key is used to move directly to the bottom of the word document in MS Word? MS Word में डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं बताओ? अंत में, डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंचने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं बताओ? कंट्रोल प्लस में एंड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कंट्रोल प्लस में एंड। कंट्रोल प्लस में एंड जो होता है वो अच्छा, सिंगल एंड जो होता है ना, ये क्या करता है, पंक्ति के अंत में लेके जाता है, और कंट्रोल के साथ में एंड दबाओगे ये आपको डॉक्यूमेंट के अंत में लेके जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी आएगा। अगला देखिए, इन एमएस वर्ड 2013 द ग्रुप मेन्यू ऑफ द होम टैब इंक्लूड द फॉर्मेट पेंटर। बताइए होम टैब के किस समूह में फॉर्मेट पेंटर शामिल है? बताइए। एमएस वर्ड के अंदर एक होम टैब होता है ना, होम टैब के अंदर अलग ग्रुप होते हैं, एडिटिंग है, स्टाइल है, क्लिपबोर्ड है, पैराग्राफ है, एक फॉन्ट ग्रुप और होता है, 5 होते हैं, एक फॉन्ट ग्रुप और होता है। इन 5 में भाई ये तो दिया ही नहीं है, पर चलो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया भी 5 ग्रुप होते हैं, पर इन चारों में कौन सा होता है? बिल्कुल सही। देखो क्लिपबोर्ड के अंदर ना ऑप्शन होते हैं मेरा, एक होता है पेस्ट का, है ना, एक होता है कट का, एक होता है कॉपी का, एक होता है फॉर्मेट पेंटर का, 4 ऑप्शन होते हैं बेटा इसमें। हाँ, अगला देखो, इन वर्ड द फीचर विच ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स कॉमन एरर इज कॉल्ड। भाई एमएस वर्ड के अंदर एक फीचर होता है जो क्या करता है, छोटी मोटी जो गलतियां होती हैं उनको फाइंड आउट करता है, वो कौन करता है बताइए? एक तरीके से उनको डिटेक्ट भी करता है और सही भी कर देता है एक तरीके। नहीं 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 नहीं, वो तो दबाना पड़ता है F7, ऑटो करेक्ट आएगा बेटा, ऑटो करेक्ट। ये क्या कर देता है, छोटी मोटी गलतियों को ऑटोमेटिकली पता लगाकर उसको सही कर देता है एक प्रकार से। जैसे कई बार स्पेलिंग वगैरह करते हैं ना, वो वाला। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बेटा, शॉर्टकट की टू मेक टेक्स्ट बोल्ड, बोल्ड करने का, टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या होता है बताइए? टेक्स्ट को बोल्ड करने का जो शॉर्टकट की होता है ये होता है कंट्रोल प्लस में पी, कंट्रोल प्लस में पी। चलिए बेटा, तो इस प्रकार से ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, तो ये देखो बेटा, जो अपन डेली क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बहुत लेवल के क्वेश्चन है, और बेटा मैं हर एक क्वेश्चन को जो है बड़े ही शानदार तरीके से ढूंढ ढूंढ के लेके आता हूं बेटा। और क्यों लेके आता हूं? ताकि देखो भाई आप लोग बढ़िया तरीके से जो है प्रिपेयर कर सको। तो आप लोग जो है ना बेटा, इस चीज की कदर करो और बढ़िया तरीके से पढ़ो, है ना, इस चीज को हल्के में मत लो आप, ठीक है ना। हाँ, इनकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिल रही क्या? नहीं मिल रही तो बेटा वीडियो देखो आप आराम से, यहीं एंजॉय करो। मैं एक बार टेक्निकल टीम को आज दोबारा बोलता हूं कि भैया तुम टेक्निकल टीम को बोलता हूं कि भाई इनको डलवा हुआ, कौन से महाराज आएंगे जो डेली आते हैं वही आएंगे, और महाराज क्या होता है? सर होता है बेटा, सर होता है। अभी सर आएंगे आपके, फाइल सेव हो जाए फिर मैं बुलाता हूं उनको। चलो, बढ़िया तरीके, देखो फाइल सेव हो जाती है, और देखो चीजें होती है तरीके से करने से ही होती है, देखो। हाँ, अरे अरे भाई सरपंच भरत मीणा, इतने भी नाराज ना हो, बोलना सीखो, ऐसा भी बेचारे ने कुछ गलत नहीं बोल दिया है, आप इतने भावनाओं में मत बहो, मत 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 बहो, ठीक है ना। हाँ, एक सेकेंड बेटा, इसको मैं डाउनलोड्स यहाँ पर, आज 4 तारीख होगी ना, 4/8, ठीक है। चलो, चलिए अब सर को वेलकम करता हूँ, आगे का जो सेशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। वेलकम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो भाई प्यारे विद्यार्थियों? ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ भाई, कैसी रही आप लोगों की क्लास? बहुत अच्छी रही होगी आशा करता हूँ, और आप बहुत अच्छे से सीख पा रहे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से
सरपंच साहब, भरत मीणा, राम राम भाई, कैसे हो सभी मेरे प्यारे से विद्यार्थियों? ठीक है। सर पीडीएफ नहीं दोगे क्या? बिल्कुल देंगे पीडीएफ। आप लोगों की पीडीएफ सेव हो रही है अभी। सर ने जैसे पीडीएफ आपको सेव कर दी, मैं भी मेरी पीडीएफ मैं आपको बिना किसी संकोच के मैं तो आपको पहले से ही पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप तो पीडीएफ के लिए तो मस्त रहिएगा। पीडीएफ तो एक हिस्सा है हमारी इसका, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। ठीक है। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओके प्यारे विद्यार्थियों, शुरू कर देते हैं। और आज थोड़ा सा मैं आपको जो कल टॉपिक बताया था उसके ऊपर मैं आज क्लास नहीं लूंगा। आज क्लास होगी पंचायती राज के ऊपर। भाई ध्यान रखना, आज की जो क्लास होने वाली है वो किस पर होने वाली है? पंचायती राज के ऊपर होगी भाई। पंचायती राज पे क्लास होगी। मैंने आपको जैसा कि कल बताया था कि आप जो है मुख्य सचिव वाला पढ़ के आना, अधीनस्थ न्यायालय पढ़ के आना, उसके ऊपर क्लास नहीं होगी। आज थोड़ा सा चेंजेज हुआ है क्योंकि हमारे क्वेश्चंस जो टाइप नहीं हुए थे और मेरे पास एक ऑलरेडी पहले की फाइल जो पड़ी हुई थी उसी को मैंने लगा दिया है। और ये फाइल जो है सारी की सारी पंचायती राज संविधान की 11वीं अनुसूची से ही रिलेटेड है। तो आज के क्वेश्चन पंचायती राज से होने वाले हैं। ठीक है भाई, कर देते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां व अधिकारों की जिम्मेवारियों से संबंधित है? 43A, 356B, 357 और 243G। आपको ये तो पता है कि संविधान की 11वीं जो अनुसूची है जिसमें हमने पढ़ा है और आगे भी हम पढ़ेंगे 11वीं अनुसूची को, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को क्या दिया हुआ है? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया हुआ है। जिसमें कितने आर्टिकल हैं? अनुच्छेद 243 से लेकर के अनुच्छेद 243 ओ तक कितने आर्टिकल आते हैं? आपके 16 अनुच्छेद आते हैं। ठीक है। इन 16 आर्टिकलों को भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। ए से लेकर के कहां तक ओ तक के जो आर्टिकल है उनको भी पढ़ेंगे। तो कहां पर शक्तियों की जो है वो बात की जाती है? ए में, बी में, सी में या जी में? इसका राइट उत्तर आप चुन रहे हैं क्या? ठीक है, तो इसका राइट उत्तर अगर आप चुनेंगे तो इसका राइट उत्तर होगा 243G में। ध्यान रखना भाई, पंचायतों की शक्तियों का वर्गीकरण एक बार मैं 7 तक का आपको बता देता हूं। अनुच्छेद 243 में तो क्या लिखा हुआ है? परिभाषाएं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? परिभाषाएं लिखा हुआ है। एक बात तो ही ध्यान रखोगे। इसके बाद में 243A में लिखा हुआ है ग्राम सभा। क्या लिखा हुआ है? ग्राम सभा। आगे 243B में क्या लिखा हुआ है? तो भैया बी में लिखा हुआ है इनका गठन। क्या लिखा हुआ? गठन। सी में क्या लिखा हुआ है? सी में इनकी संरचना लिखी हुई है ना। और डी में क्या लिखा हुआ है? डी में भैया इनके लिए आरक्षण का प्रावधान है। इसके बाद में ई में अवधि आता है। अवधि यानी कि कार्यकाल होता है। पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है? एफ में क्या आता है? एफ में भैया निर्हरताएं आती हैं। एक होती है अहर्ताएं और एक होती है निर्हरताएं। इसके अलावा एक और चीज होती है जो आपके यहां तक मैं आपको पढ़ा देता हूं 7 तक। 7 में क्या होता है? शक्तियां होती है। पंचायती राज की शक्तियां व प्राधिकार से संबंधित होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 4 हो जाएगा भैया। बिल्कुल सही, यहां तक हमने पढ़ लिया। आगे मैं आपको इसके आगे का भी लिखवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? अभी मैंने जस्ट आपको पीछे बताया है ग्राम सभा की परिभाषा कहां पर है और ग्राम सभा कहां पर है। अनुच्छेद 243 गए, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 क और अनुच्छेद 243 ख। मैंने अभी जो पीछे के 7 आर्टिकल लिखे थे उनमें कहीं ना कहीं मैंने ग्राम सभा की परिभाषा के बारे में लिखा था। हाँ भाई सरला जी बी बता रहे हो, किसका बता रहे हो? बी इसी का बता रहे हो या किसी चेंज करके बता रहे हो आप लोग? ठीक है, तो बी किसका बता रहे हो? डी बता रहे हो?
देखिएगा इनका अंग्रेजी रूपांतरण भी आपको पता होना चाहिए। ये सी हो जाएगा, ये ए फॉर एप्पल हो जाएगा और ये बी फॉर बॉल हो जाएगा। हाँ भाई, अब बताना है आपको इसमें राइट आंसर क्या होगा। ग्राम सभा की परिभाषा कै में लिखा हुआ है परिभाषा। भैया परिभाषा मैंने आपको जस्ट पीछे क्या बताया, अभी मैंने क्या बताया, परिभाषा कहां पर लिखी हुई है, 243 में तो लिखी हुई है, ए बी कहीं पर भी नहीं आएगा। ध्यान रखना भैया, मैंने आपको जस्ट अभी बताया था 243 में परिभाषाएं लिखा हुआ है। क्या ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि आपको? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो 243 में क्या लिखा हुआ है? हाँ, अगर ग्राम सभा का यहाँ पे परिभाषा की जगह क्या होता, गठन, गठन अगर होता तो आप लोग क्या उत्तर दे सकते थे? ये वाला उत्तर दे सकते थे, लेकिन आप लोगों ने गलत कर दिया, सभी ने बिल्कुल भैया गलत कर दिया है मामला। आप लोगों ने ठीक नहीं किया, जो हमने जस्ट पीछे ही पढ़ा था उसको ही आपने भी गलत कर दिया। ठीक है भैया, समझ जाओ रे भाई, समझ जाओ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? अब केवल और केवल ग्राम सभा की बात करेगा, अब केवल और केवल ग्राम सभा की बात करेगा। 243 डी, 243 ए, 243 एफ और 243 सी। कौन सा आर्टिकल ग्राम सभा के लिए? ध्यान रखना, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, खास तौर पर राजस्थान की तो एग्जामों में आपको हजारों बार ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अभी जस्ट बताया, बिल्कुल ग्राम सभा का अगर परिभाषा के बारे में पूछेगा तो कहां पर पूछेगा? 243 में। और ग्राम सभा की ओनली चर्चा करेगा तो ग्राम सभा का कहां पर होगा? 243 ए में होगा। 243 ए बिल्कुल बी उत्तर क्या होगा इसका? राइट होगा। पंचायती राज के संबंध में कौन सा प्रावधान अनुच्छेद युग्म जो है वो क्या करता है? गलत बताता है। वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 ज, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो आई बोलते हैं। पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग 243 क का मतलब हो जाएगा ये वाला। पंचायतों की अवधि की बात करें तो डे से हो जाएगा ई, और स्थानों का जो आरक्षण है वो हो जाएगा यहां पर। अब अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताया ही था, एक ऑप्शन मैंने नहीं बताया, यानी कि दो ऑप्शन मैंने आपको नहीं बताए हैं। हाँ भाई, एच तक मैंने आपको कहां तक बता, जी तक बता दिया था, एच आई जे के एल एम एन और ओ, यहां तक और बता देता हूं मैं। इसमें क्या आता है? एच में करारोपण आता है, इसमें क्या आता है भाई? करारोपण आता है। आई में क्या आता है? वित्त विभाग आता है, वित्त आयोग आता है, प्रत्येक राज्य के लिए वित्त आयोग। जे में क्या आता है? परीक्षा या लेखा जो होता है उसका ऑडिट आता है। के में क्या आता है? के दो बार लिख दिया भाई मैंने, एक ही बार के है। के में क्या आएगा? निर्वाचन आयोग आएगा। राज्य निर्वाचन आयोग कहां पर आएगा? के में आएगा। एल में क्या होगा? संघ व राज्य क्षेत्र पर यह कानून जो है वो क्या होगा? लागू होगा। एम में क्या होगा? कानून मान्य होंगे। एन में क्या होगा? राज्य सरकार के कार्य, और इसमें आ जाएगा न्यायालय। तो इस प्रकार से आपके अनुच्छेद कहां से कहां तक हैं? 243 से लेकर के, तो आप लोगों ने शायद सही उत्तर दे दिया होगा, क्योंकि 243 कै में नहीं आता है। अंग्रेजी वाला अल्फाबेट के जो है उसमें क्या होगा, यानी कि सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इसका ये गलत है। जबकि ये आना कहाँ चाहिए था? ये आना यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ए है, ये तो गलत है। जबकि आना कहाँ चाहिए था? ये 243 के अंतर्गत आना चाहिए था। ये कहाँ आना चाहिए था? 243 के। तो इसका मतलब दो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक ये क्या हो जाएगा भैया? राइट। अब समझ में आ गया होगा आपको, यहां तक ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है, यानी कि आरक्षण की बात करता है? आरक्षण अभी कितना है? 1/3 आरक्षण है। 1/3 का मतलब हो जाएगा लगभग 33% इसमें क्या दिया हुआ है? आरक्षण दिया हुआ है। 243 डी, 243 आई, 243 एच और 243 सी आरक्षण की बात।
और जब भी मैं पढ़ाता हूं तो ये 4-5 आर्टिकल जो है मैं बहुत अच्छे से आपको याद करवाता हूं। डी से आज के बाद में आगे ध्यान रखोगे डबल, और डबल का मतलब होता है दोहरा। भैया जिसको दोहरा लाभ मिलता है वही तो आरक्षण है, जिसको दोहरा लाभ मिले वही तो क्या है, डबल मिलता है। तो डबल का मतलब क्या हो जाएगा, आरक्षण। तो डी में क्या होता है, आरक्षण। मैं जब आई पढ़ाता हूं तो आई में एक चीज आपको अवश्य बताऊं, आई से होता है भैया इनकम। आई से क्या होता है, इनकम। और इनकम का मतलब ध्यान हो जाना भाई, क्या कर लेना है, वित्त आयोग का गठन। राज्य वित्त आयोग का जो गठन है, आई से ध्यान रखना इनकम, और इनकम से क्या ध्यान रखोगे, वित्त आयोग का गठन। एच आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे पहले वाला जो होता है, वित्त आयोग से पहले होता है लेखा और ऑडिट वाला, और इसमें जो आता है किसमें, सी में। सी में भैया स से ध्यान रखना संरचना। आप इसको एस न माने तो फायदे में रहेंगे, इसको सी को यहां पर क्या पढ़ोगे, संरचना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। संविधान के 73 के संविधान संशोधन के एक्ट 1992 विचार करता है कि देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पर ने निम्न में से क्या प्रावधान किए, जिला आयोग, जिला आयोजन समिति का गठन, राज्य चुनाव आयोग का गठन, और पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग। इनमें से कौन सा 73वां संविधान संशोधन 1992 के भीतर जो है ये पंचायतों में व्यवस्था लागू करता है, जिला आयोजना समिति का गठन, राज्य चुनाव आयोग का गठन, और पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा को सुधारने के लिए। हाँ, अभी पंचायतों में जो है 33% से बढ़ा करके 33% से बढ़ा करके 2008 में वसुंधरा राजे की समय, वसुंधरा राजे की समय राजस्थान में, ध्यान रखना है, कोई प्रत्येक राज्य में नहीं, ध्यान रखना है, राजस्थान में 50% कर दिया गया है। तो राजस्थान में लगभग अभी 11,000 के आसपास जो है वो क्या बनते हैं, सरपंच बनते हैं। 11,153 के आसपास है। तो 11,000 का आधा जो है वो क्या होगा, महिला सरपंच होंगी भाई, ठीक है। तो इसी प्रकार से किया गया है। ये वाला बी या डी बता रहे हो भैया, जिला आयोजना समिति का गठन किया गया है, बिल्कुल किया गया है। 243 जेड डी के भीतर जिला आयोजना समिति का गठन किया गया है। राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। 243 चुनाव है ना, चुनाव का मतलब 11 नंबर पे आता है, के पे आता है। और वित्तीय आयोग का मैंने भी जस्ट बताया था, आई पे। कौन से आई पे, 243 आई का मतलब हो जाता है 9 नंबर पे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तीनों ही क्या है, बिल्कुल सही है। और 1 2 3 यानी कि डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। हाँ, अभी नया जिले का मेरे पास फॉर्मेट आ भी गया है, और मैं आपको जल्दी ही उसके ऊपर एक क्लास भी आपको डालने वाला हूं। हमारे पास में 10 नए संभागों की लिस्ट आ चुकी है, बिल्कुल मैप वाइज आ चुकी है संभाग। और हमारे जो 50 जिले हैं भैया, अब राजस्थान का भूगोल बदल चुका है, और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, क्योंकि आप अब से पहले बता रहे थे कि आप ये बताते थे कि भैया बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ियों से निकलती है और जयपुर जिले से निकलती है। अब क्या उत्तर बताओगे, अभी आपके सामने आ गया कि बताओ बाणगंगा नदी कहां से निकलती है। फटाफट से, आप राजस्थान के विद्यार्थी हैं तो इतना समय नहीं लगना चाहिए। अगर आप जयपुर जिले के आसपास के हैं तो तुरंत बता दोगे, लेकिन आप राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा में बैठे हैं, या जोधपुर जालौर में बैठे हैं, या करौली धौलपुर भरतपुर में बैठे हुए, तो भैया फिर आपके लिए बाणगंगा एक अपने आप में पेचीदा विषय बन जाएगा। तो आप लोगों के लिए भूगोल को अब नए सिरे से भाई तैयार करना पड़ेगा। राजस्थान जीके आप लोगों के लिए देखिएगा, सरकार ने आपके लिए एक बहुत ही विकल्प ऐसा बना दिया है, बहुत ही हार्ड कोर में चले गया। तो भैया मामला गड़बड़ हो सकता है। जो जिस जिले के निवासी होंगे वो तो जल्दी से इसको कैच कर लेंगे। अब मेरे से कोई डूंगरपुर के बारे में पूछेगा तो मैं तुरंत नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए समय लूंगा। एग्जाम में भैया समय नहीं चाहिए होता है, तैयारी चाहिए होती है। उत्तर जयपुर में है, उत्तर जयपुर में ये तो है, लेकिन भैया ध्यान रखना ये नदी जो है कहां से निकलेगी, जयपुर ग्रामीण में नहीं आता है। अब ये जयपुर विराटनगर को कहां बना दिया है, विराटनगर को कोटपूतली में डाल दिया है। कोटपूतली नया जिला बना है, कोटपूतली और बहरोड करके एक नया जिला बना है ना। तो भैया अब आपकी बाणगंगा नदी कोटपूतली और बहरोड जिले से निकलेगी, क्योंकि आपका जो बैराट है यानी कि विराटनगर भैया कहाँ चला गया है, इधर चला गया है। पहले जयपुर में आता था ये, अब भैया मामला गड़बड़ झाला हो गया है। तो भैया इसलिए मामला, सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ये आप लोगों के लिए एक बड़ा विकल्प बन चुका है, और विकल्प अच्छा नहीं है, बहुत ही लेवल से आपको दोबारा से नए सिरे से हर चीज तैयार करनी है भाई।
निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? 1954 में, 1952 में, 1973 में और 1953 में अधिनियम लागू हुआ। और पूरे भारत में सबसे पहले आजादी के बाद में पहला जो कानून लागू हुआ था वो कौन से वर्ष में लागू हुआ था? अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ रहे हैं, संवैधानिक पढ़ रहे हैं, लेकिन संवैधानिक बनने से पहले भी एक ऐसा समय आया था। सी बता रहे हो, सी बता रहे हो आप लोग, कुछ ए बता रहे हैं। बिल्कुल नीलू ने सही बताया, 1954 में। यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात पहला राजस्थान में क्या जो कानून बना था वो कौन सा बना था? पंचायती राज अधिनियम 1954। लेकिन ये कैसा था? ये असंवैधानिक था। ये कैसा था? ये असंवैधानिक था। ये अनुच्छेद जो 40 था, इसमें ग्राम पंचायत आप पढ़ते हो, तो उस ग्राम पंचायत के अकॉर्डिंग बनाया गया था। तो ये क्या था? 1954। ध्यान रखना भाई। पंचायती राज व्यवस्था है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पर, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पर, स्थानीय सरकार पर और स्थानीय प्रशासन की ओर। पंचायती राज व्यवस्था में किस प्रकार के शब्द का आप उपयोग करोगे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए? अब राजस्थान की राजधानी भैया होगी तो जयपुर ही, जयपुर ही होगी। जयपुर हेरिटेज और नगर निगम आपने सुना होगा, हेरिटेज और एक होता है ग्रेटर, तो ये दोनों जयपुर सिटी में है। इसलिए भैया आपकी तो राजधानी पुरानी वाली रहेगी, यानी कि जयपुर ही रहेगा, है ना। अब तो जयपुर में एक अलग करके बना दिया है, ग्रामीण बना दिया है। एक जयपुर शहर के नाम से हो जाएगा और एक जयपुर ग्रामीण के नाम से हो जाएगा। तो भैया अब तो मामला गड़बड़ जाला होता दिखाई दे रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया ए। पंचायती राज ग्रामीण स्तर का है तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन हो जाएगा। और स्थानीय स्वशासन के जनक हैं लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। 1882 में इन्होंने एक सुझाव दिया था, और वो क्या सुझाव था? विकेंद्रीकरण का क्या दिया था? सुझाव दिया था। इसलिए भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक या इसका विकेंद्रीकरण का जनक जो होगा वो कौन होगा? लॉर्ड रिपन होगा। निम्न संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अनुच्छेद 243 से 243 ओ, 43 से टी तक, 43 से जेड ए तक और 44 से पी तक। हाँ, मेवाड़ और मारवाड़ राज्य भी बनेंगे भैया, बिल्कुल वापस बनेंगे। आमेर भी रियासत बनेगी, है ना। वागड़ भी रियासत बनेगी, उधर हाड़ौती भी रियासत वापस है। 19 रियासतें बना दो, ठीक है। पहले तो वो पढ़ रहे थे भैया, अब ये नया और अनुभव आप लोगों के लिए आ चुका है। 243 ए से लेकर के टीजे पुरोहित रॉन्ग भैया, ए से नहीं है, ओनली 243 से है। 243 से लेकर के 243 ओ तक है। 243 मैंने अभी जस्ट आपको पीछे बताया था भैया, इसमें परिभाषा नहीं बताई थी क्या आपको? अभी मैंने आपको यहाँ पे परिभाषाएं नहीं बताई थी क्या भाई? अभी जस्ट बताया था 243 में परिभाषाएं। 8 का आंसर गलत है भैया। एक चीज आप ध्यान रखो, यहाँ पे क्या पूछा है? पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पूछा है। तो भैया पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पूछा है तो ग्रामीण स्तर की होती है, न कि शहरी स्तर की होती है। शहरी स्वशासन नहीं पूछा यहाँ पे, केवल ग्रामीण स्तर का पूछा है, तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन आएगा भैया। हाँ, आप इसको लोकल गवर्नेंस के रूप में आप अगर ये उत्तर दे रहे हैं तो ये उत्तर मैं मानता हूं, लेकिन यानी पंचायती राज शब्द दिया है तो फिर आप लोग क्या चुनोगे भैया? इसको ही चुनोगे, क्योंकि ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही तो यही बैठेगा, बिल्कुल सटीक यही बैठ रहा है। निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 से है? किसका संबंध 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 से है? पंचायती राज से, नगर पालिकाओं से, दल बदल विरोधी कानून से और मौलिक कर्तव्यों से। निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 से है? देखो भैया, ये प्रश्न जो है एक दो बार आया हुआ है, मैं आपको बता दूं। एक बार ये भी माना हुआ है। मैं क्या कह रहा हूं, जब ऑप्शन दोनों ऐसे आ जाते हैं, जब आपके सामने दोनों ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं तो इसमें बेटर को चुनो, क्योंकि आरपीएससी भी एक अपने आप में कंडक्ट कराने वाली संस्था है और आरएसएमबीसी भी अपने आप में एक कंडक्ट करने वाली संस्था है। तो दोनों के अपने अपने तर्क हैं, ठीक है, दोनों के अपने अपने तर्क हैं। हाँ बिल्कुल, महारानी बनो और शासन को संभालो।
73वें संविधान संशोधन का राइट उत्तर आपने दिया पंचायती राज व्यवस्था, बिल्कुल सही आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था, इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? 75वां, 73वां, 71वां और 72वां। कौन सा संवैधानिक संशोधन जो है पंचायती राज को, अभी जस्ट पीछे ही पढ़ा था, बिल्कुल 11 का उत्तर आ गया है 73वां संविधान संशोधन 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में, बिल्कुल। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया? 221, 227, 243 और 241। पंचायती राज को किस आर्टिकल में, बिल्कुल उत्तर आना स्टार्ट हो गया, बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हो भैया। 243 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाया गया? तृतीय के अंतर्गत, चतुर्थ के अंतर्गत, पंचम के अंतर्गत और द्वितीय के अंतर्गत। पंचायती राज व्यवस्था को किसके अंतर्गत लाया गया था? ओके, राइट आंसर आप लोगों ने क्या बता दिया? सेकंड में, बिल्कुल सही उत्तर दिया। क्योंकि आप क्या पढ़ते हो, एक तो 1957 पढ़ते हो और एक आप क्या पढ़ते हो, 2 अक्टूबर 1959 पढ़ते हो। तो ये दोनों ही जो डेटा है वो कौन सी के हैं? सेकंड पंचवर्षीय योजना के हैं। क्योंकि सेकंड पंचवर्षीय योजना 1956 से चली थी और कब तक चली थी? 1961 तक चली थी। इसलिए सेकंड पंचवर्षीय योजना इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्ति से संबंधित है? तीसरी, चौथी, 10वीं और 11वीं अनुसूची। पंचायतों की शक्ति से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति, बिल्कुल राइट आंसर। 1957 के तहत बगदरी गांव नागौर में इसका पहला शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू के हाथों से। ठीक है, राइट आंसर भैया इसका क्या बता रहे हो? 11, बिल्कुल डी। 11वीं अनुसूची में ही तो दिया हुआ है पंचायती राज व्यवस्था को। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली व्यवस्था क्या है? ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन का एक स्तरीय संरचना, ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, ग्राम, खंड, जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुर्थ संरचना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया इसका? 15 का राइट आंसर आप लोगों ने दे भी दिया। क्या कौन सा उत्तर होगा? सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 स्तर बने हुए हैं, ग्राम, खंड और जिला स्तर, 3 स्तर बना हुआ है ना। सबसे निम्न स्तर, मध्यम स्तर और ये क्या हो जाएगा? उच्च स्तर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर है ग्राम सभा, जिला आयोजना समिति, जिला पंचायत समिति और जिला परिषद। हाँ भाई, मध्यवर्ती जो है, अभी जस्ट पीछे आपने पढ़ा है कि मध्यवर्ती क्या होगा। अभी आपने जस्ट पीछे पढ़ा है कि मध्यवर्ती आप किसको चुनोगे, तो मध्यवर्ती आपने क्या चुना भैया? मध्यवर्ती होगा इसका पंचायत समिति क्या हो जाएगा? मध्यवर्ती हो जाएगा। पंचायतों की अवधि 5, 4, 3 और 2। चलो ये भी बता दो साथ में, ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा भैया? कौन से आर्टिकल के तहत आएगा? पंचायतों की अवधि वाला जो है कौन से आर्टिकल के तहत आता है? 5 वर्ष है। और अनुच्छेद ही बता दो। बिल्कुल ये तो सही बता दिया। ये अनुच्छेद किस में आता है? फटाफट से कमेंट करो भाई। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उपसरपंच और वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? सरपंच, उपसरपंच और वार्ड पंच अपना त्याग पत्र जो है किसे संबोधित करते हैं? जिला प्रमुख को, विकास अधिकारी को, पंचायत समिति प्रधान को और जिला कलेक्टर को। सरपंच, उपसरपंच और वार्ड पंच, बिल्कुल 243 ई। 243 ई में ध्यान रखना, मैं ई से हमेशा बताता हूं। क्या बताता हूं? ई से मैं बताता हूं एरा। एरा को आपने सुना होगा, इसको कहते हैं काल। अंग्रेजी में आपने पढ़ा होगा एरा। एरा का मतलब होता है काल। तो 243 ई का मतलब होता है एरा और एरा का मतलब होता है काल, यानी कार्यकाल, यानी कि अवधि। तो पंचायती राज की अवधि कितनी है भैया? 5 वर्ष है। और यहां पर ये राइट आंसर, हाँ बिल्कुल चाय वाय पियेंगे भैया, बिल्कुल चाय पियेंगे, कैसे नहीं पियेंगे चाय आपकी, बिल्कुल चाय पियेंगे। विकास अधिकारी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विकास अधिकारी इसका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान में जिला परिषद सदस्य किसे संबोधित कर स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद को त्याग पत्र दे सकता है? कलेक्टर को, संभागीय आयुक्त को, जिला प्रमुख को, जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
राजस्थान में जिला परिषद सदस्य किसे संबोधित कर सब हस्ताक्षरित द्वारा लेख अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है? ओके, चलो भाई, कौन किसे त्याग पत्र देगा? जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, है ना, सीआर और डीआर सुना होगा आपने, डीआर डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो किसको अपना त्याग पत्र देंगे? कलेक्टर साहब को, संभाग आयुक्त को, जिला प्रमुख को और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। सबसे बड़ा वाला उत्तर क्या होगा? सही होगा। ये बात किसने कही? सबसे बड़ा वाला उत्तर नीलू। भैया हर बार कोई चीज सही नहीं होती है, जिला प्रमुख इसका राइट आंसर होगा। जिला परिषद के सदस्य जो होते हैं वो जिला प्रमुख को अपना क्या देते हैं? त्याग पत्र देते हैं। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसको देता है? भैया प्रधान जी अपना इस्तीफा किसको देंगे? जिला प्रमुख को, प्रधान को, जिला कलेक्टर को और संभागीय आयुक्त को। चलो भाई बताओ, प्रधान जी अपना त्याग पत्र किसको देंगे? शाहपुरा जिला बन गया, भीलवाड़ा में बिल्कुल शाहपुरा जिला बन गया है भाई। राइट आंसर क्या बता रहे हो भैया? ए, जिला प्रमुख। बिल्कुल जिला प्रमुख को ही अपना क्या देता है? प्रधान जी अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? जिला प्रमुख को। और डीआर भी अपना त्याग पत्र किसको देता है? जिला प्रमुख को देता है। राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? 35, 30, 40 और 25। अनुच्छेद 243 ZD में इसका उल्लेख है। और कितने सदस्य इसके भीतर आते हैं? कितने सदस्य आएंगे? 35, 30, 40 और 25 कितने आएंगे भैया? फटाफट से बता दीजिएगा कितने सदस्य इसके भीतर आते हैं। डी बता रहे हो, बिल्कुल 25 सदस्य होते हैं। 25 सदस्य होते हैं इसमें। और अध्यक्ष कौन होता है? फटाफट से कमेंट करके बता दो, जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसमें 3 जो सदस्य होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं। 2 सदस्य जो होते हैं वो सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं, है ना। और बाकी के जो 20 सदस्य हैं, बाकी के 20 सदस्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के निर्वाचनों के माध्यम से प्रतिनिधियों के रूप में चुने जाते हैं। तो इस प्रकार से जिला आयोजना समिति 243 ZD में इसका गठन हो रखा है। और इसका अध्यक्ष जो होता है जिला कलेक्टर नहीं भैया, पहले जिला कलेक्टर होता था, आजकल इसका कौन होने लग गया है? जिला प्रमुख होने लग गया है भैया। पहले जिला कलेक्टर होता था, आजकल इसका अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। प्रारंभ में जब बना था तब इसका कलेक्टर होता था, आजकल कौन होता है? हाँ भैया। और एक और खास बात आप लोगों के लिए, अभी तक आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो भैया फटाफट से कर लीजिएगा। मैं सुबह वाली क्लास में भी आपसे बहुत अच्छे से बातें कर रहा था कि अभी तक आप लोगों ने टेस्ट सीरीज नहीं लिया है। और अब बताओ, मॉर्निंग वाली क्लास में तो अभी तक किसी ने लिया नहीं था। इवनिंग वाली क्लास में कोई ऐसा विद्यार्थी जिसने टेस्ट सीरीज ले लिया हो? यस या नो में फटाफट से कमेंट करके उत्तर देवें। आप में से कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज खरीदा है? ऐड नहीं आया भैया, टेस्ट सीरीज का प्रचार आया है, जल्दी से बता दीजिएगा। अब तक आप में से कितने विद्यार्थियों ने, संपत नमस्कार भाई कैसे हो? मैंने नहीं लिया। ईमानदार भी बहुत अच्छे हैं। नहीं नहीं नहीं। और कोई कमेंट करेगा? बाकी ने मतलब ले लिया, इसका मतलब आप लोगों ने 5 ने उत्तर दिया, इसका मतलब बाकी लोगों ने ले लिया होगा। चलो, और जूनियर अकाउंट की आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है भैया, बहुत अच्छा है। देखो, जहां पैसे का मामला आता है वहां आप मना कर देते हो। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप लोग जल्दी इसको खरीदें, क्योंकि आप लोगों के लिए ये इतने जो 31 टेस्ट पेपर हैं, 31 टेस्ट पेपर में आप अपना खुद का आकलन कर लेना भैया कि आप जूनियर अकाउंटेंट के इर्द गिर्द हैं या नहीं है। क्योंकि पेपर का जो लेवल है हमने खुद ने तैयार किया है, और पेपर इतना बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है कि आप जब एक पेपर देके देखोगे, फ्री वाला, वो देके देख लो, आपको खुद को एनालिसिस हो जाएगा कि वाकई में हाँ चीज है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, सिलेक्शन लेने का आजकल का नया जो तरीका है भैया यही है। टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट विकल्प होता है, और इससे अच्छा कोई विकल्प नहीं होता मेरे दृष्टिकोण से। तो भैया ध्यान रखो, राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, वित्त मंत्री और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? हाँ, आरएस की टेस्ट सीरीज चल रही है हमारे, बिल्कुल क्लास 24 आरएस वाला चैनल है, उस पे आरएस की टेस्ट सीरीज है। क्लास 24 आरएस के नाम से जो चैनल है उस पे आप ले सकते हो, वहां से आरएस की टेस्ट सीरीज है।
क्लास 24 आरएस हमारा ही एक और चैनल है जिसपे केवल आरएस के अलावा और कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। तो क्लास 24 आरएस पे उसका जो चैनल है उसमें सारे आरएस अधिकारी आपको पढ़ाते हैं और उन्हीं के द्वारा तैयार किया हुआ टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिला प्रमुख इसका क्या हो जाएगा राइट, अभी जस्ट मैंने बताया था। ओके राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चुनाव करें। जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए। बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले ही 1928 में आ गया था। 1949 में राजस्थान पंचायत अधिनियम बनाया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। क्या इसमें कौन कौन से सही हैं? 1 2 3, 2 और 1, 2 और 3, और इनमें लास्ट में क्या लिखा हुआ है? हाँ भाई, इनमें से कौन कौन सा होगा जो सही है? ठीक है भाई, सही कौन सा होगा? बी बता रहे हो आप लोग। बी का मतलब हो जाएगा 1 और 2, बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 1954 में है, पहला जो कानून बना था 54 में बना था, फिर इसके बाद में 1959 में बना और इसको कानूनी मान्यता 1992 के संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये 49 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। राजस्थान में पंचायत राज पद्धति को अपनाने की तिथि है 26 जनवरी 1957, 24 अप्रैल 1993, 2 अक्टूबर 1959, 15 अगस्त 1958। राजस्थान में पंचायती राज को अपनाने की तिथि, ये तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ओके भाई, ये तो आपका गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका तो राइट आंसर है 2 अक्टूबर 1959, नागौर राजस्थान, भगदरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजस्थान के लिए 2 अक्टूबर 1959 एक बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि इस दिन व्रत राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा को सम्मिलित किया गया था। राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना जयपुर में की गई थी। नागौर जिले में पंचायती राज को विधिवत रूप से प्रारंभ किया गया था। विधिवत रूप से नहीं भैया, विधिवत रूप से प्रारंभ किया गया था। इंदिरा गांधी नहर में पानी जो है वो राजस्थान में प्रवेश किया गया था। चलो 25 का आप लोगों ने उत्तर दे ही दिया, बहुत अच्छा उत्तर दिया, ये लीजिएगा आपका उत्तर। आगे चलते हैं। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? राजस्थान में कब और किसके द्वारा? बहुत जल्दी उत्तर दो आप लोग, क्योंकि आप लोगों जितना जल्दी उत्तर दोगे, ठीक है, उतनी ही जल्दी आपका बिल्कुल कविता ए आ गया है उत्तर। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये जो है शुभ कार्य किया गया। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? गुजरात, राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश। फटाफट से उत्तर दे दीजिएगा भैया। आंध्र प्रदेश कहां पर सबसे पहले इसको लागू किया गया था? सबसे पहले इसको कहां पर लागू किया गया था? तो इसका उत्तर भी आ ही चुका है, राजस्थान में इसको सबसे पहले लागू किया गया था। कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। सबसे पहले 2 राज्यों ने इसको अपनाया था। एक ने तो 2 अक्टूबर को इसको लागू किया था और एक ने इसको 11 अक्टूबर को लागू किया था। तो 11 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को कौन कौन से 2 राज्य थे? उत्तर आ गया क्या? सी, बिल्कुल। ये आपका 2 अक्टूबर का है और ये आपका 11 अक्टूबर का, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर हैं? 1, 3, 2 और 4। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कितने खंडों पर बटी हुई है? कितने इसके स्तर हैं? बिल्कुल, हाँ भाई, उत्तर देने में कतई कोताही नहीं बरते, फटाफट से देते रहें तो मैं प्रश्नों को आगे लेते चलूंगा। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 3 भैया, यानी कि 3 जो स्तर है बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियाद इकाई है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और संसद। हाँ भाई, प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और ये बुनियादी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल। देखो भाई, कौन कहता है ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं? ईओआरओ में भैया इससे भी इजी क्वेश्चन आए थे, ईओआरओ का पेपर देखा होगा आपने। ग्राम पंचायत इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1986 में निम्नांकित में से किस समिति का गठन किया गया? चलो भैया, ऐसा प्रश्न तो आते हैं ना। अशोक मेहता समिति, के संतानम समिति, हनुमंतराव समिति और ML सिंघवी समिति। 1986 में कौन सी समिति थी भैया? अब बताओ, ऐसे प्रश्न तो आ ही जाएंगे भैया। राइट आंसर आप बता दो भैया। डी बता दिया क्या? बिल्कुल, 1986 में ML सिंघवी समिति के द्वारा
पंचायतों से संबंधित गठित क्या थी? ये समिति थी। अशोक मेहता 77 की समिति है जिसमें दलीय पार्टियों को चुनाव में भाग लेने के लिए कहा गया था। समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया गया, इसका नेतृत्व करता थे जीवराव मेहता, जगजीवन राम, बलवंत राय मेहता और श्रीमन नारायण। हाँ भैया, तो अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो क्लास 24 राजस्थान के नाम से ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं जल्द ही आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों की जो है पीडीएफ अवेलेबल करवाने वाला हूं। ध्यान रखना, आंसर आपको नहीं मिलेंगे, आंसर आप खुद तय करोगे, आंसर नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना, आंसर आप खुद के द्वारा तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता है क्या? ये रहा बलवंत राय मेहता, 3 इसका सही हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है राज्य प्रशासन से, राजस्व सुधार से, केंद्र राज्य संबंध से और स्थानीय स्वशासन से। बलवंत राय मेहता समिति का अभी देंगे भाई, देंगे। हाँ, ज्वाइन कर रखा है तो वेट करो। कोई भी चीज जल्दबाजी में, देखिएगा कोई भी चीज का कोई नियम होता है, हमारे तो यहाँ कोई नियम नहीं होता, जब आप कहते हो तभी हम डाल देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल स्थानीय स्वशासन। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनके लिए था ये। 1989 राजस्थान में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी? पीके तुंगुन समिति, बीआर मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और सादिक अली समिति। ठीक है, कौन सी समिति के अनुसार 1989 में कौन सी समिति आई थी जिसके द्वारा, ए बता रहे हो पवन मीणा जी, ए बता रहे हैं बिल्कुल पीके तुंगुन समिति 1989 में आई थी और राजीव गांधी के समय आई थी। इसलिए राजीव गांधी के समय को क्या कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का स्वर्ण काल कहा जाता है। राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म जो है सुमेलित कीजिएगा। स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम 1949, स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान पंचायती राज विभाग 1952, सादिक अली समिति 1962 और गिरधारी लाल व्यास समिति 1973। इनमें से कौन सा जो है वो गलत स्टेटमेंट है? इनमें से कौन सा जो होगा वो गलत स्टेटमेंट होगा? गलत नहीं, सही बात। हाँ, सही छांटना है ना, गलत नहीं पूछ रहा है, सही। 3 गलत है और 1 सही है। सही, ओके, सही पूछा है बिल्कुल। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरधारी लाल व्यास समिति जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973। सादिक अली समिति 62 में नहीं है, 64 में है। और स्वतंत्रता के पश्चात कानून बना था 1954 में। कब बना था? 1954 में बना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिरधारी लाल व्यास समिति है ना। पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा किस समिति की सिफारिशों पर की गई थी? अशोक मेहता, जीवी के राव समिति, सादिक अली समिति और के संतानम समिति। हाँ, सही पूछा है भाई, मैंने गलती से पढ़ लिया भाई लोगों। अरे भाई लोगों, आप लोग आग बबूला मत हुआ करो। मैं मानव हूं, कोई कंप्यूटर जगत का आदमी नहीं हूं, मानव हूं। तो भैया गलती से कई बार ऊपर नीचे हो जाते हैं। आपके समान ही मैं हूं, आप विद्यार्थी हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैं भी आपके समान विद्यार्थी हूं। भैया ये कहा गया अशोक मेहता 1977 में अशोक मेहता ने कहा था कि पंचायती राज में जो राजनीतिक दल हैं उनको क्या लेना चाहिए? भाग लेना चाहिए। तो अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर कौन से विभाग का कार्य 2 अक्टूबर 2010 की घोषणा के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं किया गया? पानी, बिजली, प्रारंभिक शिक्षा, महिला बाल विकास और चिकित्सा और स्वास्थ्य। कौन सा जो है वो स्थानांतरित नहीं किया गया? दोस्तों एक समिति बनी थी 2010 में, व्यास समिति, VS व्यास समिति के नाम से एक समिति बनी थी 2010 में। 2010 में जब समिति बनी थी गहलोत जी के समय, तो 5 विषय थे जो पंचायती राज के लिए जोड़े गए थे। 5 विषय में से 3 तो यहाँ पर हैं, 2 नहीं है। तो 2 मैं लिख देता हूं कौन कौन से नहीं है। एक तो कृषि नहीं है ना, और एक कौन सा नहीं है? एक नहीं है महिला बाल विकास तो है, प्रारंभिक शिक्षा है, सहकारिता एवं समाज सेवा वाला यहाँ पर नहीं है। तो ये 3 विषय तो ये है, 1 2 3, और एक कृषि और सहकारिता सामाजिक आंदोलन वाला है। पानी और बिजली जो है वो इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2010 में राजस्थान सरकार ने कितने विभाग
पंचायती राज संस्था को हस्तांतरित किए? 2, 3, 4 और 5 कितने विभाग जो है स्थानांतरित किए? 38 का। भैया फटाफट से उत्तर दे दो भैया जी, उत्तर देने में संकोच नहीं करना चाहिए, उत्तर देने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए भाई। डी बिल्कुल, अभी मैंने जस्ट आपको पीछे बताया था 5 कौन कौन से थे। एक तो सहकारिता, एक दूसरा कृषि, तीसरा शिक्षा, चौथा स्वास्थ्य, और एक और बच गया, कौन सा था? महिला और बाल विकास, महिला एवं बाल विकास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 2010 में ना। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष 5 विभाग पंचायती राज संस्था को स्थानांतरित कर दिए? 10 में, 8 में, 12 में और 6 में। ये तो हमने पढ़ ही रहे हैं। व्यास समिति की सिफारिशों पर कब किए गए? अक्टूबर 2010 में, जब इसका क्या मनाया गया था? स्वर्णकाल या कुछ मनाया गया था, है ना। उस समय इसको क्या कर दिया गया था भाई? इसको जोड़ दिया गया था। उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचित सभी पंचों द्वारा अपने में से, ग्राम पंचायतों के सभी मतदाताओं के द्वारा, सरपंच द्वारा मनोनयन के आधार पर, बहुमत दल के पंचों में से अपने के द्वारा। हाँ भैया, उप सरपंच का चुनाव, उप सरपंच का चुनाव आप ए और बी में, ऑफिशियल रणवीर सिंह ए बता रहे हैं, और अच्छा ए पिछले वाले का अच्छा बी भी है, पुरोहित जी बी बता रहे हैं, सालू दीदी डी बता रही है। भैया आप देखो भैया क्या उत्तर आता है, देखते हैं आप लोगों का क्या उत्तर होगा। बहुमत किस तरफ चल रहा है? बहुमत की विजय होती हमेशा। तो भैया बहुमत आप लोगों ने किधर दिया है, तो उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। निर्वाचित सभी पंचों द्वारा अपने में से, ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं के द्वारा, सरपंच के द्वारा मनोनयन से, बहुमत दल के पंचों द्वारा अपने में से। तो भैया बहुमत दल इसमें कोई ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुमत दल का कोई प्रावधान नहीं होता है। जैसे मान लीजिएगा किसी ग्राम पंचायत में 20 क्या है, किसी ग्राम पंचायत में 20 वार्ड पंच हैं, तो भैया 20 वार्ड पंच मिलकर के एक क्या करेंगे, एक जो है वोटिंग करेंगे, उनका निर्वाचन करेंगे, और जिसमें जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे निर्वाचन के द्वारा, जिसमें ज्यादा वोट मिलेगा उसको क्या किया जाएगा भैया? निर्वाचन के माध्यम से। बहुमत दल के माध्यम से नहीं होता है, निर्वाचन से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? पशुपालन, लघु उद्योग, कांजी हाउस और बाजार और मेले। यानी कि इसमें टोटल जो 29 विषय हैं, टोटल 29 जो विषय हैं, उनमें से कौन सा विषय जो है वो नहीं है? हाँ, मेरी माटी मेरा देश एक अभियान चल रहा है, जिसके तहत जहां पर जो हमारे फौजी भाई शहीद हुए हैं वहां से मिट्टी और कलश ले जाया जाएगा, और उस मिट्टी को दिल्ली में एक वो बनाया जा रहा है, क्या नाम है कि स्मारक स्थल बनाया जा रहा है, जहां पर इसको क्या किया जाएगा? रखा जाएगा। और देश के लिए बहुत अच्छा गर्व की बात है कि फौजियों को भी भैया याद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आन बान शान के प्रतीक और हमारी सुरक्षा के प्रतीक हैं। बिल्कुल भाई, से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आप लोग, मैं आपको पूरे क्वेश्चनों का यहाँ पे अगर नाम लिख दूं तो ही आप मानोगे क्या? मैं कल से यहाँ पे सारे क्वेश्चनों का नाम लिख लाऊंगा कि ये कौन सी एग्जाम में कहाँ पर आया हुआ है। मैंने जितने क्वेश्चन पढ़ाए सारे आए हुए हैं। तो कांजी हाउस क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांजी हाउस। क्या हो जाएगा भैया? बिल्कुल सही उत्तर दिया, कांजी हाउस इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? महिला बाल विकास, परिवार कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अग्निशमन सेवाएं। सर, कैन आई गेट EOL leave for UPSC exam after got selected for junior accountant for 6-8 month period aspirant। भाई जी हिंदी में लिखो ना यार, थोड़ा सा यार, अंग्रेजी नहीं आती यार। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अग्निशमन सेवाएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्निशमन सेवाएं। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व है भारत निर्वाचन आयोग, पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव अधिकारी राजस्थान का। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव करवाने का
यूपीएससी छोड़ के 6 महीने में जूनियर अकाउंटेंट में कर बोल रहे हैं। नहीं, इन्होंने और ही कुछ लिखा है। हाँ भैया, थोड़ा हिंदी में लिख दो यार, भारत देश के निवासी हो, हिंदी हमारी मातृभाषा रही है। आधा समझ में आ रहा है, फिर उसका उत्तर भी मैं तेरे को दे नहीं पाऊंगा ठीक से। राज्य निर्वाचन आयोग 243 निम्नांकित में से किस समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार अधिनियम 1996 PESE ऐसे पैसा कानून बना था, ये एक्ट आया था, ये किस समिति की सिफारिशों पर था? दिलीप सिंह भूरिया समिति और तुंगन समिति, दया चौबे जी और PK राव, GV के राव समिति। कौन सी समिति के आधार पर यह पैसा एक्ट जो बना था? गुड इवनिंग भाई SR रंजीत, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। डी, कुछ विद्यार्थियों ने ए बताया है, कुछ ने डी बताया, सबसे बड़ा वाला। तो क्या बड़े वाले के ऊपर रिस्क लिया जाए? क्या बड़े वाले भैया? इसका राइट आंसर होगा दिलीप सिंह भूरिया। दिलीप सिंह भूरिया इसका क्या है? दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों पर 1996 में ये जो है कानून आया था। और ये जो मूल रूप से है, जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं ना, अनुसूचित जो क्षेत्र होते हैं उसके लिए विशेष रूप से बनाया गया था, उनके रिजर्वेशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए। ग्राम सभा का गठन होता है पंच उप सरपंच से मिलकर, ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास कर रही समस्त जनता से, ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों के द्वारा और पंचायत समिति क्षेत्र के पंजीकृत सभी मतदाताओं के द्वारा। ग्राम सभा का गठन किसके द्वारा होता है भैया? बिल्कुल सही होगा, डी नहीं होगा भैया, ए होगा। ठीक है, चलो। ग्राम सभा का गठन होता है, 3 बता रहे हो तुम लोग, 3 को चुने क्या? ग्राम पंचायत क्षेत्र के मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों के द्वारा, ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास कर रही समस्त जनता के द्वारा। पंचायत समिति तो होगा ही नहीं, समस्त इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 18 से ऊपर के आते हैं ग्राम सभा में। पंच और उपसरपंच का कोई मतलब है नहीं, इसका मतलब हो जाएगा पंचायत क्षेत्र में मतदाता सूची में जो पंजीकृत सदस्य हैं वो ही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है वो है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम सभा। अनुच्छेद ये एक प्रकार से अध्याय 2 के अंतर्गत 2 क में भी एक अलग विचारधारा रखी गई है, जैसे मैंने 243 पढ़ा था। मेरा मतलब था कि जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्टेड हो जाने के बाद मुझे यूपीएससी एग्जाम के लिए लीव मिल सकती है 6-8 मंथ के लिए, जस्ट आफ्टर सिलेक्शन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ भाई। तो भैया इसके ऊपर तो अब मैं तेरे को ये जो बात है इसके ऊपर एक चीज मैं आपको कह सकता हूं कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भैया आप लोग इसमें 2 प्रकार की बातें होती हैं, अवैतनिक और एक होता है सवैतनिक। तो अगर आप सवैतनिक रहना चाहते हैं तो आपको मेडिकल लेना पड़ेगा, और आप अवैतनिक रहना चाहते हैं तो भैया आपको कोई मेडिकल नहीं लेना पड़ेगा। आप आराम से 6 महीने की क्या 5 महीने की 10 महीने की कितने भी दिन की छुट्टी कर सकते हैं, बता करके डिपार्टमेंट को कि हाँ मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, कोई भी कारण बता करके आप जा सकते हैं। परंतु सवैतनिक रहने के लिए भैया आपको मेडिकल लेना पड़ेगा। इसलिए आप किसी भी जॉब में अगर हो तो उसको आप छोड़ते समय आप इस बात को विशेष ध्यान में रखें। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं ग्राम के सभी निवासी, है ना, मतदाता सूची में दर्ज गांव के सभी निवासी, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूची के अनुसार सरपंच द्वारा मनोनीत सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य
हाँ, मेडिकल में तो फिर आपको क्या होता है, मेडिकल दिखाना पड़ता है और मेडिकल में भैया फिर आपको वेतन मिल जाता है, जबकि नॉन जो होता है अवैतनिक में जाओगे तो भैया नहीं आएगा। ओके, तो मतदाता सूची में दर्ज गांव के सभी निवासी तो नहीं होंगे, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूची के अनुसार। तो इसका राइट उत्तर भैया सभी निवासी तो नहीं होंगे, सरपंच द्वारा मनोनीत भी नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या चुने फिर? हाँ हाँ, सही है, सही है, ये होगा। मतदाता सूची है ना, मैंने सभी निवासी पढ़ लिया था, बिल्कुल सही है। मतदाता सूची में दर्ज होंगे जो ग्राम सभा के सभी निवासी होंगे, बिल्कुल यही होगा, सही आंसर ये होगा। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितने में होती है भैया? कुल सदस्य संख्या का आधा भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/4 भाग, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग और कुल सदस्य संख्या का 5वां भाग। ग्राम सभा की गणपूर्ति जो होती है वो कितने सदस्यों के द्वारा होती है? नहीं, बिल्कुल वही सही होगा। मैंने आगे ये पढ़ लिया कि सभी सदस्य पंजीकृत सदस्य थे वो। ओके, 1/10, बिल्कुल सही बात आ रहे हो आप, बिल्कुल 1/10 कहां पर है? 1/10, 1/10 ये रहा। कुल सदस्यों का 1/10 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा अधिनियम नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 94, अधिनियम 1996 और अधिनियम 1999 और अधिनियम 2011। चलो भाई बताओ कौन सा अधिनियम जो है यहाँ पर लागू होगा, कौन से अधिनियम के तहत यहाँ पर ये संयुक्त बैठकों का प्रावधान है? संयुक्त बैठकों का प्रावधान है, ओके, संयुक्त बैठकों का प्रावधान है 49 का राइट उत्तर क्या दे रहे हो भैया? 49 का राइट उत्तर आप लोगों ने क्या चुना है? ए चुना है। ओके, तो भैया इसका राइट उत्तर होगा, मैं आपको बता दूं, ये जो है भैया, रुक जा, कहां जा रहा है, ठीक है, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों को अनुसूचित क्षेत्रों में होने के संबंध में उपांतरण अधिनियम 2011 होगा भैया। 2011 वाला जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना भाई। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच भी नहीं है, उप सरपंच भी नहीं है, खंड विकास अधिकारी, ग्राम सेवक, ग्राम सभा का सबसे बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति, कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया है, कौन करेगा भैया? इसका राइट आंसर आप लोगों ने दे दिया क्या? 50 का डी, 50 का डी। ओके ओके, राइट उत्तर क्या हो गया भैया? इसका राइट उत्तर हो गया है डी इज राइट आंसर हो गया भैया। डी इसका क्या हो गया है? राइट आंसर हो गया है। ये इसका क्या हो गया है? डी इसका राइट आंसर हो गया है। और आज का सेशन हमारा क्या हो चुका है भैया? आज का सेशन हमारा क्या हो चुका है? यहाँ पर समाप्त हो चुका है और अगले सर मैं प्रदीप सर को इनवाइट करूंगा। तब तक क्लास में बने रहेगा। आपको 1 मिनट का विराम दिया जाता है। 1 मिनट में आप क्या कर सकते हैं? 2 मिनट में मैगी बन जाती है, तो 1 मिनट में आप क्या करोगे? हाँ भाई, आपकी जो छुट्टी है, आपकी छुट्टी कर दी जाती है। 1 घंटे का आपको विराम मिलेगा। प्रदीप सर जो है आपकी क्लास 7 बजे से लेंगे, ठीक है भाई। प्रदीप सर आपकी क्लास 7 बजे से लेंगे, तब तक के लिए आप आराम कर सकते हो। 1 मिनट की नहीं, आपको 1 आवर का जो है रेस्ट दिया जाता है। आनंद ही आनंद है, आनंद करो। 1 घंटे के लिए आराम से मजे मस्ती कर लो। उसके बाद में प्रदीप सर आपकी क्लास लेंगे 7 बजे से, ठीक है विद्यार्थियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कल शनिवार को मेरी क्लास ऑफ रहेगी, संडे को भी मेरी क्लास ऑफ रहेगी, 2 दिन का मेरा ऑफ रहेगा, ठीक है। और अगर कोई दौसा में हो तो दौसा में मैं ऑफलाइन पढ़ाने आ रहा हूं कल के लिए। तो अगर आप दौसा में आ सकते हो तो आराम से आइएगा, ऑफलाइन क्लास हम लेंगे, रूबरू होंगे। दौसा में शनिवार का हमारा जो कॉलेज है वहां पर इसका क्लास का आयोजन किया जाएगा। अगर दौसा से कोई हो, आप में से है कोई दौसा से? हाँ, 1 मिनट क्या 2 मिनट? माउंट, अरे भैया माउंट आने के लिए तो टाइम लगेगा भैया, आने जाने में 2 दिन लग जाएंगे। दौसा में है कोई?
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिलते हैं भैया अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगली मुलाकात होगी हमारी मंडे को, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।